अध्याय 47 सदमा। जब उन्होंने शी अक्षर को शिवालय पर आते देखा तो काओ और अन्य बुजुर्ग तुरंत मुस्कुरा उठे, क्योंकि चूंकि कोई व्यक्ति 12वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम था, इसलिए यह दर्शाता था कि इस व्यक्ति की ताकत पूरी तरह से ठोस थी और समान साधना वाले प्रोफाउंडर से कहीं अधिक थी। आखिरकार 10वें स्तर और उससे ऊपर के तलवार सेवकों ने न केवल तलवार तकनीक से कुछ तलवार तकनीकें निष्पादित की, बल्कि उनके पास अत्यधिक उच्च लड़ाकू प्रवृत्ति भी थी। इस प्रकार यह तथ्य कि कोई व्यक्ति 12वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम था, उस व्यक्ति की ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त था। पगोडा से निकाले गए एक काले वस्त्रधारी युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा, कोई तो वाकई 12वीं मंजिल तक चढ़ने में सक्षम था। कितना दुर्जय! वास्तव में हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। उसके बगल में एक पीले रंग की पोशाक पहने युवक ने बात जारी रखी। हाँ, मैं अपने शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित था, फिर भी अब मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में बहुत साधारण हूँ। पहले, अगर मेरे पास प्रोफाउंड रैंक कवच नहीं होता, तो मैं 6ठे स्तर पर ही समाप्त हो जाता, जबकि यह व्यक्ति वास्तव में 12वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम था। कितनी भयानक ताकत है! शायद यह जियांग युआन है न? काले लबादे वाले युवक ने कहा, मैंने सुना है कि वह पिछले 100 वर्षों से स्नो रिवर सिटी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित है, और उसकी ताकत के आधार पर यह अफवाह शायद सच है। जब उसने यह सुना, तो पीले वस्त्र पहने युवक ने काले वस्त्र पहने युवक की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, भाई, जहां लोग हैं, वहां प्रतिस्पर्धा होगी। हम दोनों अभी अभी तलवार संप्रदाय में आए हैं, और हमारी ताकतें केवल साधारण हैं। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर हम भरोसा कर सकें, तो शायद भविष्य में हमें धमकाया जाएगा। तुम जियांग युआन के बारे में क्या सोचते हो? काले वस्त्र पहने युवक ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, और वह काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, भाई, आप कह रहे हैं कि हमें जियांग युआन से सुरक्षा मांगनी चाहिए? उससे दोस्ती करो। पीले वस्त्र पहने युवक ने कहा, मेरा मानना कि तलवार संप्रदाय में निश्चित रूप से छोटे समूह हैं। तो क्यों ना हम भी एक समूह बना लें? इसके अलावा अभी इसके लिए सबसे अच्छा समय है। आसपास के इन सभी युवाओं को देखो, वे पहले से ही बाहरी दरबार के शिष्य बन चुके हैं, और अब ठीक यही समय है जब वे भविष्य को लेकर भ्रमित हैं। अगर हम उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें, तो वे निश्चित रूप से इसे होते हुए देखना चाहेंगे। काले लबादे वाले युवक ने आसपास की तरफ देखा। बेशक, भले ही पगोडा से बाहर निकलने वाले युवा पहले ही परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर ज्यादा खुशी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरों पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। उसने एक क्षण सोचा, फिर काले वस्त्र पहने युवक ने पीले वस्त्र पहने युवक की ओर अपनी मुट्ठियां फैलाईं और कहा, मैं चेन लियू हूं, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं हुआंग रेन हूं। भाई हुआंग, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने के बाद कृपया मेरी अच्छी तरह से देखभाल करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई चेन मुझसे सिर्फ एक स्तर नीचे थे। अगर हम वाकई अपनी ताकत की तुलना करें, तो शायद आप मुझसे बेहतर हैं। भाई हुआंग, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अपनी ताकत से पूरी तरह वाकिफ हूं, और चूंकि भाई हुआंग 6ठे स्तर तक चढ़ने में सक्षम था, इसलिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि चाहे साधना हो या युद्ध शक्ति, भाई हुआंग मुझसे बेहतर है। ठीक है भाई चेन, चलो इस सब के बारे में बात करना जारी नहीं रखते। देखो, 2 और लोग बाहर आ गए हैं, चलो जल्दी से उनके पास जाकर उनसे दोस्ती कर लेते हैं, नहीं तो अगर हम बहुत देर हो गई तो वे लोग ही एक समूह बना लेंगे। ठीक है। 12वें स्तर पर मायावी क्षेत्र में, यांग ये ने अपनी तलवार हाथ में थाम रखी थी और लगातार तलवार सेवक पर हमला कर रहा था। यांग ये के हमलों के तूफान के तहत, तलवार सेवक स्पष्ट रूप से एक असुविधाजनक स्थिति में था, और वह केवल खुद का विरोध और बचाव कर सकता था। यांग ये ने तलवार सेवक को जवाबी हमला करने का मौका नहीं दिया, और उसने अपनी तलवार को बढ़ती गति और ताकत के साथ घुमाया। झंकार। अंत में, यांग ये को तलवार सेवक की रक्षा में एक खामी दिखी, और उसने तलवार सेवक की तलवार को एक ही झटके में दूर धकेल दिया। उसके बाद, उसका दाहिना हाथ कांप उठा, क्योंकि उसकी तलवार सीधे आगे की ओर झुकी, और तलवार सेवक के शरीर में घुस गई, जिससे वह तुरंत गायब हो गया। जैसे ही उसने तलवार सेवक के शरीर को गायब होते देखा, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, इन तलवार सेवकों के साथ मेरे लिए मुकाबला करने से मेरी बुनियादी तलवार तकनीक और भी ज्यादा कुशल हो गई है। अगर मेरी गति और ताकत थोड़ी और बेहतर हो जाए, तो बुनियादी तलवार तकनीक शायद बेहद भयानक हो जाएगी। अतीत में, यांग ये को पहले से ही लगता था कि बुनियादी तलवार तकनीक कमजोर नहीं थी। अब, जब उसने इन तलवार सेवकों से लड़ाई की, तो इसने उसके पिछले विचारों को और पुख्ता कर दिया। बेसिक स्वॉर्ड तकनीक में 2 बिंदुओं पर जोर दिया गया, गति और ताकत। एक बार जब कोई दुश्मन के करीब पहुंच जाता है, तो उसे बस इन 2 बिंदुओं का उपयोग सीमा तक करना होता है, और वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए स्वप्न बन जाएगा। यांग या अगले स्तर तक नहीं गया। वह अपनी आंखें कसकर बंद करके वहीं खड़ा रहा, और उसे पहले उसके और तलवार सेवक के बीच हुई लड़ाई के दृश्य याद आ गए। 10वें स्तर से ही, उसने प्रत्येक लड़ाई जीतने के बाद जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उसके प्रति आत्मा आलोचना करना शुरू कर दिया था।
काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, मैंने 3 खामियां उजागर की, और अगर यह तलवार सेवक थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता तो शायद मुझे बहुत ज्यादा चोट लग जाती। इसके अलावा मैं उस तलवार सेवक की 3 खामियां नहीं देख पाया। लगता है मेरी क्षमता अभी भी बहुत अपर्याप्त है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने 13वें स्तर तक चलने से पहले एक गहरी सांस ली। 13वें स्तर पर भी केवल एक ही तलवार सेवक था। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी भारी लग रही थी, क्योंकि यह तलवार सेवक 10वें स्तर के तलवार सेवक से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि सौभाग्य से इसने 12वें स्तर के तलवार सेवक को मानक के रूप में उपयोग नहीं किया, अन्यथा उस तलवार सेवक से निपटना वास्तव में कठिन होता, जिसके पास 12वें स्तर के तलवार सेवक की तुलना में 3 गुना ताकत होती। बिना किसी अतिरिक्त शब्द या हरकत के उसने तलवार सेवक पर एक अत्यंत सरल वार किया और युद्ध शुरू हो गया। पगोडा के 10वें स्तर पर जियांग युआन की लड़ाई यांग यी की तुलना में बहुत अधिक तीव्र थी। जियांग युआन ने तलवार सेवक के साथ बंद क्वार्टर युद्ध में भाग नहीं लिया, और वह तलवार सेवक के साथ तलवार क्यूई के खिलाफ तलवार क्यूई से लड़ रहा था, जिससे तलवार क्यूई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से आसपास के क्षेत्र में फैल गई। डिंग! लापरवाही के एक पल में तलवार की एक धार जियांग युआन की छाती पर जा गिरी। हालांकि जियांग युआन को तलवार सेवक शिवालय से बाहर नहीं भेजा गया क्योंकि उसने अपने कपड़ों के नीचे गहन रैंक कवच पहना हुआ था। हालांकि तब भी इसने जियांग यून को ठंडे पसीने में भिगो दिया। अरे, क्या इस तलवार सेवक की गहन ऊर्जा असीम है। यह वास्तव में तलवार क्यूई को निष्पादित करने में भी सक्षम है। जियांग युआन ने तलवार सेवक से लड़ते हुए अपने दिल में शाप दिया। वह पहले से ही इस तलवार सेवक से कुछ समय से लड़ रहा था, फिर भी वह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि यह तलवार सेवक न केवल उससे बेहतर तलवार क्यूई निष्पादित करता था, बल्कि उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति भी उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। अतीत में उसे घर पर एक पूर्वज की तरह माना जाता था, और भले ही वह किसी लड़ाई में लड़ता था, लेकिन उसे कभी भी किसी व्यक्ति या डाकबीस्ट के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती थी। इसलिए जब उसका सामना एक तलवार सेवक से हुआ जो मौत से नहीं डरता था, तो उसकी खामियां तुरंत पूरी तरह से सामने आ गईं। हालांकि सौभाग्य से भले ही उसकी युद्ध करने की प्रवृत्ति थोड़ी कमतर थी, लेकिन यह उसे हारने की हद तक नहीं ले गई, क्योंकि तलवार सेवक अंत में केवल एक तलवार सेवक था, और भले ही उसके पास ऐसी युद्ध करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन अंत में वह एक इंसान जितना बुद्धिमान नहीं था। कुछ समय तक दोनों में गतिरोध बना रहा। दूसरी ओर हरे रंग की पोशाक वाली महिला जियांग युआन जैसी ही स्थिति में थी। नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर एक तलवार सेवक जिसके पास युद्ध की प्रवृत्ति थी और जिसके पास ठोस साधना थी, उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। हालांकि वह निराश नहीं हुई, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वह और अधिक ऊर्जावान होती गई। वह छोटी उम्र से ही प्रतिकूल परिस्थितियों में पली बड़ी थी, इसलिए उसके लिए मुश्किलें एक आम बात थी। कोई 14वें स्तर में प्रवेश कर गया है। पगोडा के बाहर आउटर कोर्ट रैंकिंग में स्थान पाने वाले एक युवक ने आश्चर्य से कहा, और उसने पगोडा पर बड़े अक्षरों की ओर इशारा किया। उनके पास खड़े बाहरी प्रांगण के अन्य शिष्यों ने भी उस ओर देखा, और वे सभी तब अचंभित रह गए जब उन्होंने शिवालय पर प्रदर्शित बड़े अक्षरों शी सी को देखा। 14वें स्तर का मतलब था कि व्यक्ति की ताकत उसके साथियों के बीच पहले से ही अजेय थी। आखिरकार 14वें स्तर पर 9वें स्तर का नश्वर क्षेत्र तलवार सेवक बेहद भयानक था। इसके अलावा जब तक कोई इस स्तर पर चढ़ता है, तब तक वह व्यक्ति काले तिल वाले युवक और गोल चेहरे वाले युवक के रिकॉर्ड के साथ बराबरी कर लेता है, जो आउटर कोर्ट रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। किन फैंग, जियांग युआन नाम का यह युवक बुरा नहीं है। वह वास्तव में 14वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम था। गोल चेहरे वाले युवक ने काले तिल वाले युवक को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस समय वे दोनों भी 14वें स्तर पर चढ़ चुके थे, और वे उस स्तर की कठिनाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए जियांग युआन नाम के इस युवक ने उनमें गहरी दिलचस्पी जगाई थी। चलो इस बारे में तब बात करते हैं जब वह 15वें स्तर पर चढ़ जाएगा। काले तिल वाले युवक के चेहरे पर अत्यंत शांत भाव था, और वह उदासीनता से बोल रहा था। 15 तारीख, वह तो पहले ही 15 तारीख तक चला गया है। काले तिल वाले युवक ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसके पास खड़ा एक युवक शिवालय के बड़े बड़े पात्रों की ओर इशारा करते हुए उत्साह से बोला। इस बार काले तिल वाला युवक भावुक हो गया। 15 तारीख, यह वास्तव में 15 तारीख है। हाहा। जब उन्होंने देखा कि शिवालय पर मौजूद अक्षर शी वू में बदल रहे हैं, तो एल्डर काओ हो पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे और जोर से हंस पड़े। सिर्फ काओ हो ही नहीं, एल्डर कियान और एल्डर फैंग यू भी मुस्कुरा रहे थे। 15वें स्तर पर चढ़ना किस तरह की धारणा थी? इसका मतलब था कि अगर यह व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ, तो तलवार संप्रदाय द्वारा 2 साल तक उसका पालन पोषण करने के बाद वह अगले आरोहण रैंकिंग में तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा। आरोही रैंकिंग पर चढ़ने में सक्षम एक शिष्य क्या दर्शाता था? ऐसा शिष्य तलवार संप्रदाय के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था।
तो जब तलवार संप्रदाय के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिष्य प्रकट हुआ तो वे उत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे। कुछ पल की उत्तेजना के बाद काओ हुओ को अचानक कुछ याद आया और उसने पलटकर फेंग यू से पूछा, भाई फेंग, पगोडा में कितने लोग बचे हैं? जब फेंग यू ने यह सुना तो उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 लोग पगोडा में रह गए हैं। ये 4 लोग क्रमशः जियांग युआन, किंगक्सू, फैन वेन और यांग हैं। जब उन्होंने यहां तक बात की तो फेंग यू ने अचानक एल्डर कियान की ओर देखा और कहा, यांग ये। वह लेबर शिष्य यांग ये। जब उसने फेंग यू की बात सुनी तो काओ हो ने एल्डर कियान की ओर भी देखा। उसे यांग ये का थोड़ा सा आभास हुआ और अब जब उसने सुना कि यांग ये वास्तव में अभी भी शिवालय के भीतर था तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एल्डर कियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह वही है। मैं लगातार उस पर ध्यान दे रहा हूं और वह अभी तक बाहर नहीं आया है। वह अभी भी उसके अंदर है। फेंग यू और काओ हुओ को यह सुनकर झटका लगा। वर्तमान में शिवालय में सबसे कम सक्रिय स्तर 10वां स्तर था। तो दूसरे शब्दों में यांग ये 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। 10वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम किसी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत बहुत अच्छी थी। हालांकि वे दोनों इस बात से थोड़े हैरान थे कि यांग ये पूरे 1 साल तक प्रोफाउंडर क्यों नहीं बन पाया। ठीक इसी समय एक आकृति को शिवालय से बाहर टेलीपोर्ट किया गया। एल्डर कियान ने सबसे पहले उस पर नजर डाली और जब उसने देखा कि यह यांग ये नहीं बल्कि फैन वेन था तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। क्योंकि यांग ये 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, इसका मतलब था कि यांग ये के लिए अपनी वर्तमान ताकत के साथ शीर्ष 10 में स्थान पाना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि एल्डर कियान को अभी भी उम्मीद थी कि यांग ये कुछ स्तर ऊपर चढ़ सकता है। 16वां स्तर। 16वां। किसी ने चिल्लाया। एक क्षण में ही पगोडा के बाहर सभी लोग, जिनमें शिष्यों का वह समूह भी शामिल था जो आउटर कोर्ट रैंकिंग में स्थान पर था, स्तब्ध रह गए। अध्याय 48 प्रतिक्रियात्मक हमला। 16वें स्तर पर पहुंचने के बाद यांग ये ने हमला करने की पहल नहीं की और इसके बजाय वह तलवार सेवक को ध्यान से देखता रहा। उसने 15वें स्तर पर एक खोज की थी और यह खोज यह थी कि भले ही पहले हमला करने वाले व्यक्ति ने लड़ाई में पहल की हो, लेकिन वह व्यक्ति एक दोष भी प्रकट करेगा। इस प्रकार जब तक उसकी ताकत और गति पर्याप्त थी तब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने के लिए इस दोष का उपयोग कर सकता था। अब उसने इस पद्धति का उपयोग करने का इरादा किया। एक पल के लिए दोनों ने हमला करने से मना कर दिया। उसके बाद तलवार सेवक ने सबसे पहले हमला किया। तलवार सेवक ने तलवार चलाने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया और यांग ये की ओर तलवार चलाने से पहले उसकी आकृति तुरंत चमक उठी। हालांकि यह तलवार का वार बहुत तेज था और यह इतना तेज था कि यांग ये व्यवहारिक रूप से इसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। जब तलवार सेवक की तलवार यांग ये से 3 मीटर दूर पहुंची तो यांग ये का दाहिना हाथ जो उसकी तलवार को पकड़ रहा था, हिल गया। उसके बाद तलवार सेवक की तलवार यांग ये की गर्दन से कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गई और फिर तलवार सेवक का शरीर पूरी तरह से गायब होने से पहले अमूर्त होने लगा। यांग ये के चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे कि उसने अभी हमला नहीं किया हो। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं क्योंकि उसे पहले की तलवार की चोट याद आ गई थी। बहुत देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा, जब यह स्थिर रहता है तो यह हानिरहित होता है, लेकिन जैसे ही यह चलता है दुनिया को चौंका देता है। भविष्य में मैं इस चाल को रिएक्टिव स्ट्राइक कहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया यांग ये हंसने लगा। यांग ये इस चाल से बहुत संतुष्ट था जिसे उसने तलवार सेवकों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान समझा था। यह चाल बहुत तेज थी, फिर भी इसमें एक खामी थी और यह खामी यह थी कि उसकी अपनी गति और ताकत उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में तेज होनी चाहिए थी। इसके अलावा उसे समय रहते अपने प्रतिद्वंद्वी की खामियों को पकड़ने में सक्षम होना था, अन्यथा वह मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। हालांकि यांग ये अपनी गति और ताकत के प्रति बेहद आश्वस्त था। यांग ये ने 17वें स्तर तक पहुंचने से पहले आराम नहीं किया। वर्तमान में वह वास्तव में युद्ध के लिए तरस रहा था क्योंकि केवल युद्ध के माध्यम से ही वह बुनियादी तलवार तकनीक और प्रतिक्रियाशील प्रहार को पूर्ण करने में सक्षम हो सकता था जिसे उसने अभी अभी समझा था। केवल निरंतर युद्ध ही उसे अधिक से अधिक मजबूत बनने की अनुमति देगा और इस शिवालय के भीतर तलवार सेवक उसके लिए सबसे अच्छे युद्ध साथी थे। यांग ये को इस बात का एहसास नहीं था कि जब उसने 17वें स्तर पर कदम रखा था तो पगोडा के बाहर हर कोई हंगामा करने लगा था और यहां तक बाहरी कोर्ट रैंकिंग में शामिल घमंडी और अभिमानी बाहरी कोर्ट के शिष्य भी हंगामा करने लगे थे। आखिरकार उनमें से किसी ने भी अपनी बाहरी कोर्ट परीक्षा के दौरान 17वें स्तर पर कदम नहीं रखा था। 17वां स्तर। 17वां स्तर जैसा कि स्नो रिवर सिटी के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। मेरे तलवार संप्रदाय के पास भविष्य में एक सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। हा। काओ हो ने अपना संयम खो दिया और एक बार फिर जोर से हंसा और वह बिल्कुल एक खलनायक से अलग नहीं लग रहा था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा को साकार किया था। काओ हो के बगल में खड़े एल्डर फैंग यू और एल्डर कियान ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाते हुए मुस्कुराए। काओ हो की तो बात ही छोड़िए, वे भी खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए।
क्योंकि उस राक्षसी महिला के अलावा इसे पिछले 10 से अधिक वर्षों के दौरान आउटर कोर्ट परीक्षा में सबसे अच्छा परिणाम कहा जा सकता है। बगल में खड़े वे युवा काओ हो जितने उत्साहित नहीं थे और उनके चेहरे सिर्फ आश्चर्य और प्रशंसा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि शिवालय के भीतर तलवार के सेवक कितने दुर्जय थे और वे पहले से ही छठे या सातवें स्तर पर उन तलवार के सेवकों का विरोध करने में असमर्थ थे। फिर भी अब कोई वास्तव में 17वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम था, तो उस व्यक्ति की ताकत कितनी भयानक होगी। आसपास के सभी लोग या तो उत्साहित थे या हैरान, और केवल एक व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह व्यक्ति लियू किंगयू था। वह शुरू से ही यांग ये पर ध्यान दे रहा था, फिर भी यांग ये अभी तक पगोडा के भीतर से बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब था कि यांग ये कम से कम 10वें स्तर पर था। चूंकि वह 10वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम था, इसलिए यह दर्शाता है कि यांग ये की ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी थी। कम से कम यह उससे कमतर नहीं था। लियू किंगयू आखिरकार वह भी केवल 10वें स्तर तक ही चढ़ा था। इसलिए एक बार जब यांग ये बाहरी दरबार का शिष्य बन गया और उसने संप्रदाय के संसाधन और पालन पोषण प्राप्त कर लिया, तो भले ही यांग ये थोड़े समय में उससे आगे निकलने में असमर्थ रहा हो, यांग ये अभी भी उसके लिए एक समस्या होगा। मुझे उस दिन उसके साथ यह समझौता नहीं करना चाहिए था। लियू किंगयू ने उदास भाव से तलवार सेवक शिवालय को देखते हुए कहा। 17वें स्तर पर यांग ये ने हमला करने की पहल नहीं की, और तलवार सेवक ने वास्तव में इस बार उस पर हमला नहीं किया। इस वजह से यांग ये थोड़ा उत्सुक हो गया। क्या यह तलवार सेवक मेरे इरादों को देख सकता है? यांग ये ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली थीं और वह पूरी तरह से ध्यान लगा रहा था। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह तलवार सेवक बेहद भयानक था। इससे निकलने वाली आभा के आधार पर अगर यह तलवार सेवक छोटे भंवर के भीतर भूरे भेड़िए से लड़ता, तो भूरा भेड़िया निश्चित रूप से इससे हार जाता। दूसरे शब्दों में, इस तलवार सेवक की ताकत न केवल उसी साधना क्षेत्र के मानव से अधिक भयानक थी, बल्कि यह उसी साधना क्षेत्र के डाकबीस्ट से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस कारण यांग ये को बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं हुई। यांग ये ने पहला वार करने से मना कर दिया और तलवार सेवक ने भी हमला करने से मना कर दिया। तो दोनों ही इस तरह गतिरोध में थे। दूसरी तरफ जियांग युआन जिस मायावी क्षेत्र में रहता था, उसमें जियांग युआन ने 10वें स्तर पर तलवार सेवक को बड़ी मुश्किल से हराया था और वह 11वें स्तर पर पहुंच गया था। जब उसने यहां तलवार सेवक की ताकत को महसूस किया, तो जियांग युआन की अभिव्यक्ति तुरंत भारी हो गई, क्योंकि इस तलवार सेवक की ताकत 10वें स्तर पर तलवार सेवक से बहुत अधिक मजबूत थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद जियांग युआन ने गहरी सांस ली और कहा, 20वां स्तर हो। मैं जियांग युआन आज यह रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने खुद को रोकना बंद कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में आभा अचानक विस्फोटक और पागलपन भरी गति से बढ़ने लगी। जिस क्षण जियांग युआन की आभा विस्फोटक रूप से बढ़ी, पगोडा के बाहर सभी के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए और काओ हो अनायास ही चिल्ला पड़ा। पहला स्वर्ग क्षेत्र, कोई पगोडा के भीतर पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह वाक्य एक पत्थर की तरह था जिसने झील की सतह पर हजारों लहरें पैदा कर दी। इस समय हर कोई अब आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि वे चौंक गए थे। ठीक इसी समय अचानक एक आकृति शिवालय से बाहर आई। सभी ने अपनी नजरें उस पर केंद्रित की और देखा कि यह हरे रंग की पोशाक पहने किंगक्सू नामक महिला थी। ठीक उसी समय जब बगल में खड़ी एक महिला ने किंगक्सू को सहारा देने का इरादा किया, काओहो की आकृति अचानक किंगक्सू के पास आ पहुंची और उसने महिला की ओर हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसे यहां से हट जाना चाहिए। जैसे ही उसने किंगक्सू को देखा, जो शिवालय से बाहर निकलते समय पैरों को मोड़कर बैठ गया था, उसकी निगाहें उत्सुकता से जलने लगी और यह इस हद तक बढ़ गया कि उसके हाथ कांपने लगे थे। जब उन्होंने काओ हुओ को इस तरह से व्यवहार करते देखा, तो एल्डर कियान और फैंगयू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे स्वाभाविक रूप से नहीं सोचेंगे कि काओ हुओ को उस महिला से लगाव हो गया है। इसलिए वे दोनों किंगक्सू के पास पहुंचे और जब उन्होंने उसे करीब से देखा, तो उन दोनों ने तुरंत काओ हुओ की तरह ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय किंगक्सू जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी, जबकि उसके आसपास की ऊर्जा असामान्य रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी और किंगक्सू की अपनी आभा लगातार बढ़ रही थी। जाहिर है, यह किसी की साधना में सफलता का संकेत था। किंगक्सू पहले से ही नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर थी, इसलिए अगर वह फिर से सफलता प्राप्त करती है, तो यह पहला स्वर्ग क्षेत्र होगा। जब उन्होंने यह सोचा तो आसपास मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। शिवालय में पहले से ही एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद था, तथा अभी एक और विशेषज्ञ शिवालय के बाहर आगे बढ़ रहा था। यह कितना भयानक स्वर्ग है, गोल चेहरे वाले युवक ने कांपती आवाज में कहा। 16 साल की उम्र में 2 प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ। क्या ये उस राक्षसी महिला के बनने की प्रक्रिया में 2 और हो सकते हैं? किन फैंग जो किनारे पर खड़ा था, ने अपना सिर हिलाया और कहा, 16 साल की उम्र में एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को वास्तव में एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है।
हालांकि अगर उनकी तुलना उस राक्षसी महिला से की जाए तो वे शायद काफी कमतर हैं। जब उस राक्षसी महिला ने स्वॉर्ड सर्वेंट पैगोडा को चुनौती दी तो उसने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र भी हासिल नहीं किया था। वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त किए बिना 20वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम थी। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वह नश्वर क्षेत्र में रहते हुए प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को हराने के लिए एक क्षेत्र को पार कर सकती है। गोल चेहरे वाले युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वास्तव में वह राक्षसी महिला अब केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में है, फिर भी वह राजा क्षेत्र में विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम थी। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा को शायद मूल विद्यालय और 2 महलों के भीतर भी पहले से ही बहुत अच्छा माना जा सकता है। भले ही ये दोनों लोग प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में हैं, अगर वे वास्तव में उस राक्षसी महिला से लड़ते हैं जब वह नश्वर क्षेत्र में थी, तो वे दोनों शायद हार जाएंगे। कोई बात नहीं, उनकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है। अगर वे भविष्य में नष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें अगले आरोही रैंकिंग में तलवार संप्रदाय का झंडा उठाना चाहिए। किन फैंग ने उदासीनता से कहा। वाकई अफसोस, एसेंशियन रैंकिंग, हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा हम इसमें शामिल होने के बावजूद भी तोप के चारे की भूमिका निभाएंगे। 17वें स्तर पर यांग ये अभी भी नहीं हिली, जबकि तलवार सेवक कठपुतली की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। वे दोनों अब बहुत लंबे समय से गतिरोध में थे। एक निश्चित समय पर यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने तलवार सेवक की ओर हल्के से वार करने से पहले अपने बाएं हाथ की उंगलियों से एक तलवार बनाई और फिर तलवार की क्यूई की एक लत तुरंत तलवार सेवक के सामने आ गई। तलवार की क्यूई के गायब होते ही एक ठंडी चमक चमक उठी, फिर भी तलवार सेवक अभी भी नहीं हिला। यांग ये धीरे धीरे तलवार सेवक की ओर चला। उसने कोई हरकत नहीं की और ऐसा लगा जैसे वह टहल रहा था, धीरे धीरे तलवार सेवक की ओर चल रहा था। जब वह तलवार सेवक से 6 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो तलवार सेवक ने हमला कर दिया। एक ठंडी चमक चमकी और फिर एक तलवार की नोक जो एक भयावह ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रही थी, यांग ये के सामने प्रकट हुई। जिस क्षण तलवार सेवक ने हमला किया, यांग ये का दाहिना हाथ भी हिल गया था। स्विश, हवा के फटने की एक तेज आवाज गूंजी और फिर तलवार सेवक की तलवार की नोक यांग ये की गर्दन के सामने रुक गई। उसके बाद तलवार सेवक का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। यांग ये ने अपने बाएं हाथ से अपनी गर्दन को हल्के से छुआ और फिर उसने देखा कि उसकी उंगली की नोक थोड़ी लाल रंग की हो गई थी। मेरी गति अभी भी थोड़ी अपर्याप्त है। जैसे ही उसने अपनी उंगली पर लाल रंग के टुकड़े को देखा, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। अगर वह उस तलवार सेवक के साथ टकराव के दौरान थोड़ा धीमा होता तो उसे 17वें स्तर पर रोक दिया गया होता। यांग ये ने आराम नहीं किया और 18वीं मंजिल की ओर सीढ़ियों पर कदम रखा। अध्याय 49 कठिन युद्ध। पगोडा के बाहर सभी की निगाहें पगोडा के मध्य में स्थित 2 बड़े पात्रों पर टिकी थीं। इस समय किंगक्सू जो बगल से आगे बढ़ रही थी, उसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया था। जाहिर है, किंगक्सू की प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में उन्नति की तुलना में 18वें स्तर पर चढ़ना अधिक चौंकाने वाला था। यह सामान्य था क्योंकि व्यवहारिक रूप से आसपास के सभी लोगों ने अतीत में तलवार सेवक शिवालय को चुनौती दी थी और वे जानते थे कि यह कितना भयानक था। विशेष रूप से एल्डर काओ हो और अन्य 2 एल्डर, वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि 18वें स्तर पर चढ़ने का क्या मतलब है। तलवार सेवक शिवालय का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना था। यह क्षमता व्यक्ति की साधना से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह युद्ध में व्यक्ति की क्षमता थी। इस दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, और यह इस हद तक थी कि दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो युद्ध करने के लिए साधना की 1 या 2 श्रेणियों को पार करने में सक्षम थे। दूसरे शब्दों में, उच्च साधना क्षेत्र वाले लोगों की वास्तविक ताकत उनसे कम साधना क्षेत्र वाले लोगों से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। साधना क्षेत्र किसी व्यक्ति की शक्ति को मापने का एकमात्र मानक नहीं थे। हालांकि उच्च साधना होने से स्पष्ट लाभ होता था, और वह यह था कि किसी व्यक्ति के पास गहन ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से कम साधना क्षेत्र वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रचुर होगी। इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो यह कुछ चमत्कारी क्षमताएं भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र नश्वर क्षेत्र से अधिक दुर्जेय था। इसका कारण यह था कि एक बार प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी में अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने में सक्षम हो जाता था। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के साथ मिलकर शरीर को मजबूत बनाती थी, और फिर यह गहन ऊर्जा को और अधिक परिष्कृत करने से पहले पूरे शरीर से गहन ऊर्जा को निकालती थी। इस प्रकार, गहन ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करने की अनुमति देता था ताकि शरीर में प्रवाहित और प्रसारित होने के दौरान खुद को मजबूत कर सके। उसके बाद, यह व्यक्ति के शरीर को निरंतर रूप से नया रूप देना जारी रखेगा। बेशक, जैसा कि पहले बताया गया था, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र निश्चित रूप से नश्वर क्षेत्र के सभी प्रोफाउंडर्स को हराने में सक्षम नहीं था। क्योंकि इस दुनिया में विभिन्न प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, न ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना तकनीकों की कोई कमी थी। कई शीर्ष दर साधना तकनीकें और शक्ति के बाहरी स्रोत नश्वर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के बराबर शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाते थे।
उदाहरण के लिए, यांग ये के शरीर के भीतर छोटे भंवर द्वारा बनाई गई सुनहरी गहन ऊर्जा एक प्रकार की स्वर्ग विरोधी चीज थी। एक निश्चित अर्थ में, उस समय जब सुनहरी गहन ऊर्जा ने उसके शरीर को संयमित किया, उसका शरीर पहले से ही एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के शरीर के बराबर था, और यह इस हद तक भी था कि यह कुछ प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली था। काओ हो और अन्य लोगों के चौंकने का कारण यह था कि उन्हें लगा कि जियांग युआन ने 18वें स्तर पर युद्ध में सफलता प्राप्त कर ली है। इसलिए, चूंकि जियांग युआन नश्वर क्षेत्र में रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ गया था और 18वें स्तर पर प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, इसलिए यह दर्शाता है कि जियांग युआन के पास न केवल युद्ध में एक दुर्जेय क्षमता थी, बल्कि उसके पास दुर्जेय प्राकृतिक प्रतिभा भी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जो 18वें स्तर पर प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले नश्वर क्षेत्र में रहते हुए 17वें स्तर तक चढ़ गया था। यह सब उन तीनों को कैसे चौंका नहीं सकता था। जाओ और उस राक्षसी महिला को सूचित करो। उसे बताओ कि कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। किन फैंग ने शिवालय पर 2 पात्रों को देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया। क्योंकि यह व्यक्ति नश्वर क्षेत्र में रहते हुए 17वें स्तर तक चढ़ने में सक्षम था और अब पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, तो इस व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति के साथ उसे लगा कि इस व्यक्ति के लिए 20वें स्तर को पार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। किन फैंग के पीछे खड़े एक युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर दूर की ओर देखा। 18वें स्तर पर, यांग ये ने अपने हाथ में तलवार को लगातार लहराया, और इसने कई प्रतिरूप धारण किए और हवा में चीरते हुए तीखी सीटी बजाई। दूसरी ओर, उसके प्रतिद्वंद्वी तलवार सेवक ने भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया, और उसके हाथ में तलवार लगातार यांगे के बराबर गति से घूम रही थी। उन दोनों ने लगातार वार किए, और यह पहले से ही कुछ 100 से कम आदान प्रदानों तक नहीं पहुंच पाया था। 18वें स्तर पर इस तलवार सेवक की ताकत ने यांग ये को आश्चर्यचकित कर दिया था। खास तौर पर इसकी गति जो 17वें स्तर पर तलवार सेवक की तुलना में अनगिनत गुना तेज थी। सौभाग्य से, उसने रिएक्टिव स्ट्राइक का उपयोग नहीं किया, अन्यथा वह वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहा होता। क्योंकि सबसे अच्छे संभावित परिदृश्य में भी, वह केवल तलवार सेवक को अपने साथ नीचे ले जाने में सक्षम होगा क्योंकि इस तलवार सेवक की हमला करने की गति बहुत तेज थी। यदि उसने 2 वर्षों तक बुनियादी तलवार तकनीक का कठोरता से अभ्यास न किया होता, यदि उसने ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर स्वयं को संयमित न किया होता, तथा यदि उसने पहले से ही उन तलवार सेवकों से युद्ध न किया होता, तो अब वह निश्चित रूप से पराजित हो चुका होता। यांग ये और स्वॉर्ड सर्वेंट दोनों ने तलवार की कोई तकनीक या तलवार की क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया, और दोनों ने एक दूसरे पर वार करने और एक दूसरे के हमलों को रोकने के लिए सिर्फ सबसे बुनियादी चालों का इस्तेमाल किया। बेशक, इतनी नज़दीकी दूरी पर तलवार की क्यूई का इस्तेमाल करना असंभव था क्योंकि तलवार की क्यूई को अंजाम देने के लिए समय की ज़रूरत होती है, और उन दोनों के पास समय की सबसे ज़्यादा कमी थी। उन दोनों ने तलवार की क्यूई का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जो ऐसा करता, उसे निश्चित रूप से तुरंत दिल में छुरा घोंपा जाता। तलवार सेवक बेहतर स्थिति में था क्योंकि उसमें केवल युद्ध की प्रवृत्ति थी और कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि तलवार सेवक की बुद्धिमत्ता की कमी निस्संदेह इस समय एक फायदेमंद थी, क्योंकि वह नर्वस नहीं होगा या डर महसूस नहीं करेगा। युद्ध में शामिल होने के अलावा, वह किसी भी अन्य नकारात्मक भावनाओं को नहीं जगाएगा। दूसरी ओर, यांग ये ने ऐसा किया। हालांकि वह पूरी तरह से तलवार सेवक के हमलों से निपटने पर केंद्रित था, फिर भी उसके मन में कुछ नकारात्मक भावनाएं थीं। हालांकि इन भावनाओं को यांग ये ने बलपूर्वक दबा दिया था और वे फूटने में असमर्थ थीं। हालांकि अगर यह लंबे समय तक जारी रहा, तो वह निश्चित रूप से पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जो टिक नहीं पाएंगे। मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता, यांग ये ने अपने दिल में सोचा और उसने तलवार हाथ में घुमाई। जब उसने यहाँ तक सोचा, यांग ये ने अपनी तलवार सेवक की तलवार पर वार की, और उसने अपनी तलवार पर लगे प्रतिकर्षण बल पर भरोसा करके हल्के से पीछे की ओर छलांग लगाई। जिस क्षण यांग ये पीछे की ओर छलांग लगाता है, तलवार सेवक यांग ये के साथ दूरी कम करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता है, और फिर उसके हाथ में तलवार से तलवार की छवियां निकलती हैं जो आकाश को ढंक देती हैं और यांग ये को घेर लेती हैं। यांग ये के हाव भाव अपरिवर्तित रहे जब तलवारों की छवियां आकाश में छा गईं और वे उस पर आक्रमण करने लगी, और उसके हाथ की तलवार उसकी पकड़ से छूटकर बिजली की तरह निकल गई। डिंग! यांग ये की तलवार सेवक द्वारा दूर फेंक दी गई। जिस क्षण उसकी तलवार दूर फेंकी गई, यांग ये की विशाल मुट्ठियां अचानक तलवार सेवक के सामने प्रकट हो गईं, और फिर उसने अपनी एक मुट्ठी तलवार सेवक की तलवार पर मार दी, जबकि उसकी दूसरी मुट्ठी तलवार सेवक की छाती की ओर मुड़ गई। अचानक से दिखाई देने वाली इन 2 मुट्ठियों ने तलवार सेवक की हरकतों को एक पल के लिए अकड़ दिया। जाहिर है, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि तलवार सेवक ने जल्दी से पलटवार किया। उसके हाथ में तलवार मुड़ी और एक अजीब कोण पर यांग ये की छाती की ओर वार किया। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का फैसला एक पल में हो सकता है। ठीक उसी समय जब तलवार सेवक की हरकतें सख्त हो गईं,
यांग ये की दाहिनी मुट्ठी पहले ही तलवार सेवक की छाती पर सीधे जा लगी थी, जबकि तलवार सेवक की तलवार यांग ये की छाती से पहले ही आ गई थी। हालांकि तलवार सेवक की तलवार यांग ये की त्वचा को छेदती ही थी कि यांग ये की मुट्ठी में मौजूद जबरदस्त ताकत से वह उड़ गई। जिस क्षण यांग ये की मुट्ठी तलवार सेवक की छाती से टकराई, यांग ये ने अपनी मुट्ठी ढीली की और अपनी उंगलियों को तलवार बनाने के लिए दबाया और फिर उसने उसे हल्के से घुमाया। तलवार सेवक के शरीर के करीब तलवार क्यूई की दो किस्में चिपक गईं क्योंकि वह पीछे की ओर उड़ रहा था। हवा में तलवार सेवक की गति धीरे धीरे कम हो गई, जिससे तलवार क्यूई की दो किस्में उसके माध्यम से घुस गईं, जिससे तलवार सेवक का आकार धीरे धीरे गायब हो गया। जिस क्षण तलवार सेवक का शरीर और उसकी तलवार गायब हो गई, यांग ये की छाती से ताज़ा खून की एक धार बह निकली। हालांकि उसे साफ पता था कि यह एक भ्रम था और वह यहाँ नहीं मरेगा, फिर भी यांग ये ने अभी उस पल मौत की आभा महसूस की। 17वें स्तर की तरह अगर वह इस बार थोड़ा धीमा होता तो उसे भी इसी तरह यहाँ रुकना पड़ता। यांग ये ने अपनी तलवार उठाई जिसे तलवार सेवक ने पहले फेंक दिया था, और फिर वह जमीन पर पैर मुड़कर बैठ गया और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने लगा। इस लड़ाई ने यांग यी को यह एहसास दिलाया कि शायद उसकी तलवार की तकनीक पहले से ही खराब नहीं थी, लेकिन अभी तलवार सेवक के साथ हुई लड़ाई में उसकी तलवार की तकनीक और उसमें खुद कई कमियां थीं। उसकी तलवार की तकनीक गति के मामले में अपर्याप्त थी क्योंकि ऐसे कई मौके थे जहां वह केवल बचाव कर सकता था और हमला नहीं कर सकता था, और अगर उसे कोई कमी नजर भी आती थी तो वह समय पर हमला करने में सक्षम नहीं था। उसकी अपनी कमियां शांति और धैर्य की कमी के मामले में थीं, खास तौर पर जब वह युद्ध के अंत में एक वंचित स्थिति में था और वह उस समय स्पष्ट रूप से अधीर हो गया था। भले ही उसने जो जोखिम उठाया वह अंत में भुगतान किया, यह कुछ ऐसा था जिस पर उसने जुआ खेला था। यह कहा जा सकता है कि वह इस लड़ाई में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसे जुआ खेलना पसंद नहीं था। अगर वह अपना धैर्य और संयम बनाए रखने में सक्षम होता, तो भले ही वह अपनी तलवार की तकनीक से तलवार सेवक को हराने में सक्षम न हो, फिर भी वह कुछ समय के लिए उससे लड़ने में सक्षम होता। दूसरी ओर जुआ भाग्य पर जोर देता है, और यांग ये को अपने जीवन को भाग्य जैसी सती चीज पर सौंपना पसंद नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरा युद्ध अनुभव अभी भी थोड़ा अपर्याप्त है। इस पगोडा को छोड़ने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत ज्यादा वास्तविक युद्ध करना होगा। ग्रैंड मायरी पर्वतों में डार्क बीस्ट्स के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई करना सबसे अच्छा है। केवल निरंतर जीवन और मृत्यु के अनुभव ही मुझे और अधिक मजबूत बनने देंगे, और तभी मैं उस आरोही रैंकिंग पर एक रास्ता खोल पाऊंगा। सब कुछ संक्षेप में बताने के बाद यांग ये खड़ा हुआ और 19वें स्तर की ओर देखा। उसने पहले ही 18वें स्तर पर तलवार सेवक की ताकत का अनुभव किया था, और यह कहा जा सकता है कि यह पहले स्वर्ग क्षेत्र के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ था जिसका उसने सामना किया था। तो 19वें स्तर पर तलवार सेवक कितना दुर्जय होगा। इस बार यांग ये तुरंत 19वें स्तर पर नहीं चढ़ा, बल्कि वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने अपनी छाती पर लगी चोट को ठीक करने के लिए स्वर्णिम गहन ऊर्जा का उपयोग किया क्योंकि वह अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाया, और वह अपनी चरम अवस्था में उस लड़ाई को लड़ने का इरादा रखता था। अन्यथा यह बहुत संभावना थी कि 19वां स्तर वह आखिरी स्तर होगा जिस पर वह विजय प्राप्त करेगा। जब यांग ये 19वें स्तर पर आराम कर रहा था, तब जियांग युआन ने तलवार सेवक में एक दोष प्रकट होने के बाद उसे छुरा घोंपने से पहले लगभग 4 घंटे तक लड़ाई की थी। हालांकि वह भी बेहद दयनीय स्थिति में था। इस समय वह पहले की तरह शांत और लापरवाह नहीं था। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही फटे हुए थे जबकि उसके चेहरे पर कुछ खून के निशान भी थे, और वह इस तलवार सेवक से निपटने के बाद सीधे कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर सांस लेने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, क्या असामान्य तलवार सेवक और क्या विचित्र लड़ाकू शक्ति। इसने वास्तव में मेरे जैसे प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को लगभग मार डाला। अतीत में जब पूर्वज ने कहा था कि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना दोषपूर्ण था, तो वह शायद सही था। अफसोस, मुझे अपने पिता की बात नहीं माननी चाहिए थी और प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए औषधीय गोली नहीं खानी चाहिए थी। हाँ, उसकी साधना बाहरी शक्तियों के माध्यम से बेहतर हुई थी। उस समय वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह उसकी साधना में खामियों का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उसने अंत में उस औषधीय गोली का सेवन किया। उसने ऐसा किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए किया था। क्योंकि 16 साल की उम्र में 9वीं रैंक का नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ स्नो रिवर सिटी में पहले से ही बेहद दुर्लभ था, तो क्या हुआ अगर वह 16 वर्षीय प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। अगर यह 16 साल का प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ होता, तो यह पूरे राज्य में भी बहुत अच्छा होता। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को एक स्तर ऊपर उठाने की अनुमति देने के लिए उसने अंत में उस औषधीय गोली का सेवन किया और प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में अपनी साधना में सुधार किया। हालांकि अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था क्योंकि अगर उसने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में सामान्य रूप से साधना की होती, तो निश्चित रूप से तलवार सेवक द्वारा उसे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचाया जाता। हाय, जियांग युआन ने आह भरी और फिर उसने 15वें स्तर को देखा।
वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने एक दृढ़ भाव प्रकट किया और कहा, भले ही मैंने अब पहले स्थान पर मजबूती से कब्जा कर लिया है, अगर मैं एक और स्तर पर चढ़ता हूं, तो यह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे 15वें स्तर से गुजरना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग युआन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और चुपचाप अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया। अध्याय 50 पहला स्वर्गीय क्षेत्र। 7 परिशोधन शिखर, ग्रेविटी कैवन। गुरुत्वाकर्षण गुफा। 7 परिशोधन शिखर पर साधना का एक तुलनात्मक रूप से असामान्य स्थान था। एक अदृश्य शक्ति इस गुफा के भीतर किसी को भी दबा सकती थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर की ओर एक सांस के भीतर तलवार से 10 बार वार करने में सक्षम था, तो यदि कोई इस गुफा में प्रवेश करता है और गुरुत्वाकर्षण गुफा में 2 गुना गुरुत्वाकर्षण के निम्नतम मानक के आधार पर, तो वह व्यक्ति तलवार से अधिकतम 5 बार वार करने में सक्षम होगा। इस समय, एक महिला जिसने लाल रंग की चमड़े की पोशाक पहनी हुई थी, लगातार गुरुत्वाकर्षण गुफा में अपने हाथ में तलवार घुमा रही थी। वह महिला बेहद खूबसूरत थी और उसे बहुत खूबसूरत भी कहा जा सकता था। हाँ, उस महिला का रूप बहुत ही सुंदर था और उसके चेहरे के भाव लोमड़ी की तरह आकर्षक थे। हालांकि वह तलवार चलाने का प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में झरने का पानी था, और जब उसकी आंखें इधर उधर घूमती थीं, तो वह प्राकृतिक आकर्षण प्रकट करती थी। शायद यह गुरुत्वाकर्षण के कारण था, लेकिन उसका आकर्षक चेहरा एक बहुत ही पतली लालिमा से ढका हुआ लग रहा था जो थोड़ी लाल थी, जिससे वह खिले हुए बेर के फूल की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। महिला की लाल चमड़े की पोशाक बहुत ही आकर्षक थी, और यह उसके सुंदर वक्रों को पूरी तरह से उजागर कर रही थी जो सेक्सी और आकर्षक थे। चमड़े की पोशाक महिला के पिछले हिस्से को मुश्किल से ढक पा रही थी, और यह बहुत छोटी थी, वास्तव में बहुत छोटी। अगर महिला चमड़े की पोशाक को थोड़ा ऊपर खींचती, तो भले ही यह थोड़ा ही हो या शायद अगर कोई नीचे बैठकर महिला को देखता, तो उसकी पोशाक के नीचे का दृश्य निश्चित रूप से उजागर हो जाता। आकर्षक और भव्य उपस्थिति के साथ हॉट और सेक्सी फिगर के कारण इस महिला की संपूर्णता में ऐसा आकर्षण और प्रलोभन था जो पुरुषों को पागल कर दे। बेशक, यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुरुत्वाकर्षण गुफा में गुणन इस समय अपने उच्चतम स्तर पर था, 20 गुना। इसके अलावा, इस गुरुत्वाकर्षण के तहत जो बाहर के गुरुत्वाकर्षण से 20 गुना अधिक था, महिला की तलवार तकनीक प्रभावित होने का कोई निशान नहीं दिखाती थी, और ऐसा लगता था जैसे गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वरिष्ठ बहन मुरोंग, फैंगलिन को कुछ बताना है। ठीक इसी समय, गुफा के बाहर से एक आवाज गूंजी। जब उसने यह आवाज सुनी, तो महिला की स्याही से काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखने का विचार छोड़ दिया। वह जानती थी कि अगर यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो ये बाहरी दरबार के शिष्य उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह शान से बगल में रखे कपड़ों के रैक की ओर बढ़ी और अपने हाथ के एक झटके से उसने एक सुर्ख लाल लबादा पहन रखा था जो उसके सेक्सी और आकर्षक शरीर को ढंक रहा था। गुफा का दरवाजा खुला और महिला प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फैंगलिन नाम के उस आदमी का शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, और उसने महिला को देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया। स्वाभाविक रूप से उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय पहले, बाहरी दरबार के एक शिष्य ने अपनी असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा पर भरोसा करते हुए इस महिला को कामुक तरीके से देखा था, और फिर उस बाहरी दरबार के शिष्य के छोटे भाई को इस राक्षसी महिला ने कुचल दिया था जो उसके सामने खड़ी थी। इसके अलावा, न केवल बड़ों ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाहरी दरबार के सभी शिष्यों को चेतावनी भी दी कि वे इस महिला को अपमानित न करें। उस दिन के बाद से, बाहरी प्रांगण के कुछ शिष्यों के अलावा, जब अन्य बाहरी प्रांगण के शिष्य उसे देखते, तो या तो उसके चारों ओर से निकल जाते या सिर झुकाकर चलते, ऐसा व्यवहार करते जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो। महिला ने गहरी सांस ली और फिर उसने फैंगलिन की ओर देखा और कहा, बोलो। अगर यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि है, तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी। फैंगलिन को तुरंत पसीना आ गया क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसके सामने खड़ी यह महिला मजाक कर रही है। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन मुरोंग, एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति इस बार आउटर कोर्ट परीक्षा में उपस्थित हुआ था। वह व्यक्ति नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर साधना के साथ तलवार सेवक शिवालय के 17वें स्तर पर चढ़ गया। इसके अलावा, वह 18वें स्तर पर प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल 16 वर्ष का है। महिला के चेहरे पर बेहद शांति थी। उसने आसपास की ताज़ी हवा में गहरी सांस ली और फिर बोली, मर्त्य क्षेत्र के 9वें रैंक पर रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ना और 16 साल की उम्र में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त करना, यह प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं है। जब वह यहाँ तक बोली, तो महिला के मुंह के कोनों में एक अजीब सी मुस्कान उभर आई और उसने कहा, हालांकि, मेरी राय में, जिसने 19वें स्तर को नहीं हराया है, वह प्रतिभाशाली भी नहीं है। इसके अलावा, मुझे अब केवल किंग रियल्म के विशेषज्ञों में ही दिलचस्पी है। भविष्य में मुझे ऐसे तुच्छ मामलों से परेशान न करें। मैं इस बार तुम्हें माफ कर दूंगी।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला पलट गई और गुफा में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने गुफा के बंद दरवाजे को देखा, फैंगलिन ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में केवल उसके लिए ही ठीक है। हालांकि यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन वह जानता था कि महिला सच कह रही थी। इसके अलावा, महिला ने पहले जो कहा था, उसके आधार पर वह जानता था कि वह पहले स्वर्ग क्षेत्र में किसी को भी गंभीरता से नहीं लेती थी। 18वें स्तर पर मायावी क्षेत्र में, यांग ये ने अपनी आंखें खोली, और फिर उसने अपनी छाती पर नजर डाली। इस समय, उसकी छाती पर लगी चोट पहले से ही सोने की गहन ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी चोट ठीक हो गई है, तो यांग ये तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ गया जो 19वें स्तर तक जाती थी। पहले की तरह, 19वें स्तर पर भी केवल एक ही तलवार सेवक था। हालांकि, जब यांग ये ने इस तलवार सेवक को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से भारी हो गई। क्योंकि इस तलवार सेवक से निकलने वाली आभा पहले से ही नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के दायरे को पार कर चुकी थी। दूसरे शब्दों में, यह तलवार सेवक पहले स्वर्ग क्षेत्र में था। वास्तव में हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह तलवार सेवक को देख रहा था। उन्होंने याद किया कि एल्डर काओ हो ने पिछली आउटर कोर्ट परीक्षा के दौरान 20वें स्तर से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहा था। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति ने 20वें स्तर पर तलवार सेवक को हराया था और 21वें स्तर पर रुक गया था। 19वें स्तर पर तलवार सेवक पहले से ही एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसकी ताकत बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं थी, फिर 20वें स्तर पर विशेषज्ञ कितना दुर्जय होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो इन स्तरों से गुजरा था, वह केवल नश्वर क्षेत्र में था। जिस क्षण उसने तलवार सेवक को देखा, यांग ये के दिल में पिछले 18 स्तरों से गुजरने का जो थोड़ा बहुत गर्व और आत्मसंतुष्टि थी, वह तुरंत पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि, इससे उसे निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि इसके बजाय उसके अंदर अभूतपूर्व युद्ध की मंशा जागृत हुई। जब दूसरे इसे पूरा करने में सक्षम हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र। मुझे यह परखने की अनुमति दें कि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ जिसकी शक्ति का बिल्कुल भी बखान नहीं किया गया है, वह कितना दुर्जय है। यांग ये ने अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की। इस समय, उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा एक तूफान की तरह पागलों की तरह उमड़ पड़ी, और उसके हाथ में सोने की तलवार तुरंत एक सुनहरी तलवार में बदल गई जो एक हल्की सुनहरी चमक से भर गई थी। इस समय, यांग ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इस समय, यांग ये वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यांग ये हाथ में सुनहरी तलवार थामे आगे बढ़ा। उसने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि एक ठंडी चमक से भरी तलवार उसके गले तक पहुंच गई। यह गति इतनी तेज थी कि यांग ये उसे स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं पाया। वह केवल अपनी सहज बुद्धि और खतरे के प्रति अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकता था और किनारे की ओर भाग सकता था। यांग ये ने बस एक तरफ चकमा दिया था, फिर भी तलवार गोंद की तरह उसके पीछे लगी रही। एक पल की छोटी सी अवधि में, उसने कई दसियों बार वार किया था, और हर एक वार घातक था। यांग ये की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई क्योंकि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का यह तलवार सेवक उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यांग ये ने लापरवाही बरतने या बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, और हमलों को रोकते हुए वह पीछे हट गया। खनक खनक, धातुओं के टकराने की अनगिनत ध्वनियां तुरंत ही आसपास गूंज उठीं, और यह एक सुंदर गीत जैसा था। उनकी टक्कर की शुरुआत में ही, यांग यी पहले से ही पुनर्तः नुकसानदेह स्थिति में थी। उससे पहले इस तलवार सेवक की तलवार तकनीक उसकी अपनी तकनीक से बहुत ज्यादा बेहतर थी। इसमें कोई अतिरिक्त हरकत नहीं थी, और यह बेसिक तलवार तकनीक की तरह थी और इसमें सिर्फ साधारण छुरा घोंपने के हमले शामिल थे। हालांकि, यह वास्तव में ये साधारण छुरा घोंपने के हमले थे, जिनके कारण यांग ये की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। क्योंकि यह बहुत तेज था, इसलिए इन हमलों को रोकने के दौरान पीछे हटने के अलावा, उसके पास पलटवार करने की क्षमता भी नहीं थी। इस समय, यांग ये पूरी तरह से दबा हुआ था। हालांकि, सौभाग्य से, यद्यपि वह पुनर्तः प्रतिकूल स्थिति में था, फिर भी उसका मन अत्यंत शांत था, और वह 18वें स्तर की तरह अधीर नहीं हुआ। कोई भी शांत मन से सोच सकता है, और यांग ये इस समय गहराई से सोच रहा था। वह जानता था कि अगर यह जारी रहा, तो उसके जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। उसी समय, उसके हाथ में तलवार ने वार को रोकना बंद कर दिया, और उसने सीधे तलवार सेवक की ओर वार किया। उसने इस तरह से हमला किया था कि वे दोनों एक साथ मर जाते। निश्चित रूप से, ठीक उसी समय जब यांग ये ने ऐसा हमला किया, उसके सामने तलवार सेवक ने अचानक अपनी तलवार की चाल बदल दी थी। तलवार सेवक ने यांग ये की तलवार को रोकने के लिए अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया, और फिर उसकी तलवार ने कोई गति नहीं खोई और सीधे यांग ये की छाती पर वार किया। जैसे ही उसने अपनी ओर आती तलवार को देखा, यांग ये ने एक क्रूर भाव प्रकट किया। उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और सीधे तलवार की ओर मुट्ठी बांध दी। उसी समय, उसकी कलाई घूम गई और उसने तलवार सेवक की छाती पर एक बार फिर वार किया। अनुभव करना, तलवार सेवक की तलवार यांग ये के बाएं हाथ में घुस गई।
यांग ये ने अपने बाएं हाथ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह खुश हो गया क्योंकि उसकी तलवार तलवार सेवक की छाती में घुसने वाली थी। हालांकि जब यांग ये की तलवार तलवार सेवक की छाती में घुसने वाली थी, तो तलवार सेवक की आकृति अचानक पीछे हट गई और उसके हमले से बच गई। इसके अलावा पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान तलवार सेवक ने अपनी तलवार यांग ये पर निशाना साधी और हवा में वार किया। तलवार क्यूई की एक सफेद रंग की स्ट्रैंड तुरंत यांग ये की छाती के सामने आ गई और यह बिजली के बोल्ट की तरह तेज थी। अचानक प्रकट हुई तलवार की क्यूई की इस लट ने यांग ये की अभिव्यक्ति को एक बार फिर बदल दिया। अध्याय 51 मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। यांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हमला करने के बाद भी वह इस तलवार सेवक को घायल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा तलवार सेवक ने उसकी हथेली को भी छेद दिया था, जबकि तलवार सेवक पीछे हटने की प्रक्रिया में वास्तव में उसकी ओर तलवार क्यूई की एक धार चलाने में सक्षम था। ऐसी लड़ाकू प्रवृत्ति बहुत भयानक है। यांग ये को सोचने का समय नहीं मिला और उसने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से रख लिया। झनकार। यांग ये के हाथ में तलवार हिंसक रूप से कांप रही थी और यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि तलवार की यह धार कितनी भयंकर थी। तलवार की इस धार द्वारा प्रेषित विशाल बल के तहत यांग ये बार बार पीछे हटने की स्थिति में आ गया। दूसरी ओर इस क्षण तलवार की क्यू बिखर गई। तलवार सेवक जो मूल रूप से पीछे हट रहा था, अचानक यांग ये के सामने आ गया। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार उसके बगल में दिखाई दी और तलवार ने यांग ये की छाती पर बेहद बेरहमी से वार किया। यह मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। जब उसने तलवार को एक बार फिर से वार करते देखा तो यांग ये थोड़ा क्रोधित हुआ। हालांकि उसके दिल में थोड़ी प्रशंसा भी महसूस हुई क्योंकि इस तलवार सेवक ने उसकी बताई गई खामियों को बहुत सटीकता से समझ लिया था। इसके अलावा इस तलवार सेवक के पास मौजूद युद्ध की प्रवृत्ति वास्तव में बेहद भयानक थी। हालांकि उसे प्रशंसा महसूस हुई, यांग ये की प्रशंसा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के बिंदु पर नहीं थी। उसने गेल स्टेप्स को अंजाम दिया और एक तरफ चमक गया। उसी समय यांग ये की तलवार से अचानक सुनहरी तलवार क्यूई की एक किरण चमक उठी और यह सीधे तलवार सेवक पर जा गिरी। तलवार सेवक ने चकमा नहीं दिया और उसने अपनी तलवार यांग ये की सुनहरी तलवार क्यूई की ओर फेंकी। जाहिर है, तलवार सेवक को स्पष्ट रूप से पता था कि जब तक उसके पास गति और ताकत है, तब तक तलवार क्यूई का एक कतरा भी तितर बितर हो सकता है। हालांकि तलवार सेवक ने इस बार यांग ये की सुनहरी गहन ऊर्जा को कम करके आंका था। झनकार। एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। स्वर्ण तलवार क्यूई की डोरी सीधे तलवार सेवक की तलवार को छेदती हुई तलवार के पीछे खड़े तलवार सेवक की ओर चली गई। तलवार सेवक थोड़ा हैरान लग रहा था और उसका शरीर थोड़ा सख्त हो गया। हालांकि वह जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गया और यांग ये की सुनहरी तलवार क्यूई को चकमा देने के लिए उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ गया। यांग ये को खुशी हुई जब उसने देखा कि उसकी तलवार क्यू वास्तव में इतनी भयानक थी और उसने तुरंत और लगातार अपने हाथ में तलवार को घुमाया और अपने बाएं हाथ की उंगलियों को एक साथ दबाकर तलवार बनाई, जिससे तलवार क्यू की 10 से अधिक लड़ियां तूफान की तरह तलवार सेवक की ओर चलीं। यांग ये में तलवार सेवक को बंद क्वार्टर युद्ध में हराने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वह उसे दबाने के लिए केवल तलवार क्यूई का उपयोग कर सकता था और फिर उसकी कमजोरी को ढूंढकर उसे घातक प्रहार कर सकता था। यांग ये ने ऐसा सोचा और ऐसा ही किया। हालांकि उसका सोचने का तरीका अच्छा था, फिर भी वास्तविकता क्रूर थी। जिस समय यांग ये ने तलवार क्यूई की किस्में बनाई, उसी समय तलवार सेवक ने भी सफेद तलवार क्यूई की 10 से ज्यादा किस्में बनाई। इसके अलावा सफेद तलवार क्यूई की ये किस्में यांग ये की हर एक सुनहरी तलवार क्यूई की ओर चलीं। जब उसने यह देखा तो यांग ये की मुस्कान जो कुछ क्षण पहले दिखी थी, तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा एक अत्यंत गंभीर भाव से भर गया। उसने लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हमला किया था और वह तलवार क्यूई के धागों को निष्पादित करने वाला पहला व्यक्ति था। ऐसी परिस्थितियों में तलवार सेवक अभी भी अपनी तलवार क्यूई को रोकने के लिए तलवार क्यूई के कई धागों का उपयोग करने में सक्षम था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तलवार सेवक का गहन ऊर्जा और तलवार क्यूई पर नियंत्रण उसके अपने नियंत्रण से कहीं अधिक था। टकराना। दोनों ओर की तलवारें आपस में टकराईं और फिर वे तुरंत गड़गड़ाने लगीं और बिखर गईं। यांग ये ने अब तलवार क्यूई का प्रयोग नहीं किया और उसने तलवार को अपने हाथ में थामे रखा और तलवार सेवक पर हमला किया। गहन ऊर्जा के मामले में वह नश्वर क्षेत्र के केवल 8वें स्थान पर था और वह निश्चित रूप से प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के तलवार सेवक की तुलना में असमर्थ था। चूंकि वह तलवार क्यूई या नजदीकी मुकाबले के मामले में इसकी तुलना नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपनी जान जोखिम में डालकर और हताश होकर लड़ सकता था। यांग ये ने अपनी रक्षा पूरी तरह से त्याग दी। उसकी गति तलवार सेवक से थोड़ी कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं थी। इस तथ्य के साथ कि वह अपने जीवन की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए लड़ रहा था, भले ही वह एक वंचित स्थिति में था, फिर भी वह पूरी तरह से दबा हुआ नहीं था जैसा कि वह शुरू में था। हालांकि उसने इसके लिए भी कीमत चुकाई। कुछ ही समय में उसके कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई खून के निशान थे। यांग ये ने उन चोटों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, और वह था लड़ना, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ना। तुम मुझे चाकू मारोगे तो मैं भी तुम्हें चाकू मारूंगा। देखते हैं किसको अपनी जान की परवाह नहीं है। इस समय तलवार सेवक ने एक बार फिर अपनी खामी प्रकट की। यह एक तलवार सेवक था जिसमें युद्ध की प्रवृत्ति थी और उसमें कोई नकारात्मक भावना नहीं थी, और यह एक फायदा था। हालांकि इसी तरह यह यांग ये की तरह अपने जीवन की परवाह किए बिना नहीं लड़ेगा। इसलिए जब उनकी दोनों तलवारें एक दूसरे पर वार करने वाली थीं, तो उसने यांग ये पर फिर से वार करने से पहले यांग ये की तलवार को रोक दिया। यह ठीक इसी वजह से था कि यांग ये और भी ज्यादा क्रूर होता गया और लड़ते लड़ते उसे अपनी जान की परवाह कम होती गई। इसके अलावा यांग ये ने देखा कि उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा अचानक धीरे धीरे बहने लगी थी, और यह उसके शरीर पर लगी चोटों को ठीक कर रही थी। इस खोज ने यांग ये को थोड़ा उत्साहित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनहरी गहन ऊर्जा वास्तव में उसके शरीर की मरम्मत खुद ही कर देगी, और इसने उसे और भी ज्यादा निडरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। आउटर कोर्ट परीक्षा शुरू होने के बाद से 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में न केवल स्वॉर्ड सर्वेंट पैगोडा के बाहर लोगों की संख्या कम हुई, बल्कि लगातार बढ़ती गई। यह इस हद तक था कि कुछ आउटर कोर्ट के बुजुर्ग भी आ गए थे। अब तलवार सेवक शिवालय में केवल 2 लोग बचे थे, एक यांग ये और दूसरा जियांग युआन। हालांकि यांग ये अब तक शिवालय में ही था, लेकिन सभी ने उसकी उपेक्षा की थी, क्योंकि सभी के विचार उस सुपर जीनियस जियांग युआन पर केंद्रित थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यांग ये थे या किंगक्सुए जो प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़े थे, वे जियांग युआन की चमक से छिप गए थे। भाई हो, क्या जियांग युआन वास्तव में नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर साधना के साथ 17वें स्तर पर चढ़ गया था? यह सवाल एक बाहरी दरबार के बुजुर्ग ने पूछा था। वह लगभग 40 वर्ष का था और उसे चेन फैंग कहा जाता था। वह असाइनमेंट हॉल के प्रभारी बुजुर्गों में से एक था। मूल रूप से वह इस परीक्षा में रुचि नहीं रखता था, लेकिन जब उसने सुना कि कोई वास्तव में नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम था, तो वह और अधिक शांत नहीं बैठ सका। काओ हो ने अपनी दाढ़ी को कंघी किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक एक 16 वर्षीय प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ। अगर हमारा तलवार संप्रदाय उसे अच्छी तरह से बढ़ावा देता है, तो अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से अगले आरोही रैंकिंग में स्थान पाने में सक्षम होगा। चेन फैंग ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैंने शुरू में सोचा था कि इस बार बाहरी दरबार के शिष्यों के बीच कोई राक्षसी प्रतिभा नहीं दिखाई देगी, फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई वास्तव में दिखाई देगा। स्वर्ग वास्तव में मेरे तलवार संप्रदाय के लिए अच्छा है। ठीक है, शिवालय के भीतर दूसरा व्यक्ति कौन है? काओ हो ने कुछ नहीं कहा, और बगल में खड़े एल्डर कियान ने जल्दी से कहा, यह यांग ये है। वह यांग ये जिसे आप सभी ने शिष्यों को पढ़ाते समय एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय मैंने कहा था कि यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन आप सभी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब वह अभी भी शिवालय के अंदर है, इसलिए वह कम से कम 15वें स्तर पर है। मुझे बताओ, क्या कोई 15वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम है जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? एल्डर कियान बोलते समय थोड़े आत्मसंतुष्ट थे, और ऐसा लग रहा था कि वे सफलता के नशे में चूर हैं। हालांकि यह उनकी गलती नहीं थी। उस समय यांग ये और उन्हें बाहरी दरबार के अन्य बुजुर्गों से बहुत उपहास का सामना करना पड़ा था, और अगर जियांग युआन जैसी राक्षसी प्रतिभा की उपस्थिति नहीं होती, तो यांग ये की अब तक बनी रहने की क्षमता इन सभी बाहरी दरबार के बुजुर्गों के लिए एक सीधा तमाचा होती। ऐसा नहीं हो सकता है न? चेन फैंग को स्पष्ट रूप से थोड़ा संदेह था, और उन्होंने कहा, उस समय वह पूरे 1 साल के बाद भी प्रोफाउंडर नहीं बन पाया था। इसके अलावा मुझे अभी भी याद है कि उसे लेबर डिसिपल बना दिया गया था, फिर भी वह इतने लंबे समय तक पगोडा में बने रहने में सक्षम था। एल्डर कियान ठहाके लगाकर हंसे। वह स्वाभाविक रूप से इस बूढ़े व्यक्ति को यह नहीं बताएगा कि यांग यी के पास 5 तत्वों वाली गहन ऊर्जा है। काओ हो ने एक तरफ से कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई कियान सही कह रहे हैं, वह बच्चा यांग ये वास्तव में पगोडा के भीतर है, और यह मेरे लिए वास्तव में आश्चर्य की बात है कि वह इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम था। हालांकि भाई कियान, आत्मसंतुष्ट मत होइए। भले ही वह बुरा नहीं है, लेकिन वह जियांग युआन और किंगक्सू से बहुत कमतर है। मुझे ऐसा नहीं लगता। एल्डर कियान ने आपत्ति जताई और कहा, जियांग युआन और किंगक्सू की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में खराब नहीं है, लेकिन यांग ये भी कमतर नहीं है। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि कोई नहीं जानता कि 19वें स्तर पर कौन है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर कियान को तुरंत हल्का सा अफसोस हुआ। जब उसने देखा कि काओ हो ने यांग ये को नीचा दिखाने के लिए जियांग युआन का इस्तेमाल किया, तो वह थोड़ा नाखुश था और उसने गलती से ऐसे शब्द बोल दिए थे। काओ हो ने जब यह सुना तो वह तुरंत जोर से हंसने लगा। वह कुछ देर हंसा और फिर बोला, भाई कियान, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? हम शर्त लगाएंगे कि 19वें स्तर पर कौन है। मैं अपनी तलवार की छाती, उस अर्धबेल तलवार की छाती पर शर्त लगाऊंगा। तुम क्या सोचते हो?
काओ हो की बात सुनकर बगल में खड़े दूसरे बाहरी दरबार के बुजुर्ग चौंक गए। काओ हो की अर्धबेल तलवार संरचना तलवार संप्रदाय में प्रसिद्ध थी। उसकी तलवार की छाती में 36 उच्च श्रेणी की पीली रैंक की तलवारें थीं। इसके अलावा एक तावीज मास्टर ने इसमें एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक की तलवार निर्माण तकनीक भी अंकित की थी। जब किसी के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो 36 तलवारें तुरंत एक तलवार संरचना में बदल जाती हैं और उनकी ताकत को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एल्डर कियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि काओ हो वास्तव में तलवार के बक्से के साथ शर्त लगाएगा जिसे काओ हो एक अनमोल खजाने की तरह मानता था। आखिरकार वह तलवार का बक्सा काओ हो के लिए उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। आमतौर पर वह अन्य बाहरी दरबार के बुजुर्गों को इसे देखने की भी अनुमति नहीं देता। एल्डर कियान ने अपना सिर उठाकर तलवार सेवक शिवालय की ओर देखा और फिर उसने काओ हो की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाला भाव था। एल्डर कियान को पता था कि अगर वह शर्त पर सहमत नहीं हुआ तो यह बुरा आदमी निश्चित रूप से भविष्य में उसका उपहास करेगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एल्डर कियान ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर काओ हो कान से कान तक मुस्कुराया और उसने कहा, भाई कियान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी तलवार की छाती कितनी कीमती है। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी वह मध्यम श्रेणी की गहन रैंक वाली तलवार चाहिए। तुम क्या सोचते हो? काओ हो की बात सुनकर आसपास के सभी बुजुर्गों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह काओ हो वास्तव में सपने देखने की हिम्मत रखता है। एल्डर कियान की खुदी हुई तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार के बुजुर्गों के बीच भी प्रसिद्ध थी। न केवल यह एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक वाली तलवार थी, बल्कि इस पर एक तावीज मास्टर द्वारा एक प्रवर्धन शिलालेख भी अंकित था। यह कहा जा सकता है कि अगर उसके पास खुदी हुई तलवार होती तो एल्डर कियान की ताकत कम से कम 30% बढ़ जाती। एल्डर कियान की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। काओ हो की तरह उसके लिए भी यह खुदी हुई तलवार उसकी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आखिरकार 10 साल से ज्यादा समय तक अपने डेंटियन में उसने जो पोषण दिया था, उसके प्रभाव में यह तलवार पहले से ही उसके साथ एक हल्का सा संबंध बना चुकी थी। उसके पास मौजूद शिलालेख के साथ उसकी राय में यह तलवार पहले से ही उसका एक हिस्सा थी। अगर वह यह तलवार खो देता तो उसकी ताकत कम से कम कुछ स्तर कम हो जाती। तो फिर वह इस तलवार के साथ दांव लगाने का साहस कैसे कर सकता था? जब वह मना करने ही वाला था तभी उन दोनों के पीछे से एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। हे भगवान, मैं शर्त लगाता हूं कि तुमने सचमुच उस छोटे से मजदूर को नीची नजर से देखने की हिम्मत की है। अध्याय 52 लड़ाई। यह कोई और नहीं बल्कि बाओ रही थी जिसने ये शब्द कहे थे। उस छोटे से बच्चे को खुश करने के लिए उसने टेलिस्मैन पीक में खोज की थी। स्वर्ग ने बाओ र को निराश नहीं किया और उसने आखिरकार अपने दादा के खजाने को पा लिया। अब जैसे ही उसे ये खजाने मिले वह यांग ये की तलाश में अधीरता से दौड़ पड़ी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये आउटर कोर्ट परीक्षा में भाग ले रहा था। इससे बाओ एट जो पहले संभव क्षण में छोटे साथी को देखने में असमर्थ थी, थोड़ा नाखुश महसूस कर रही थी। जितनी जल्दी हो सके छोटे साथी को देखने में सक्षम होने के लिए उसने लापरवाही से एक बाहरी कोर्ट शिष्य को पकड़ लिया और उस शिष्य से उसे तलवार सेवक शिवालय तक ले जाने के लिए कहा। यहाँ आते ही उसने काओ हो की बातें सुनी थी और इससे उसे और भी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि वह छोटे मजदूर को नीची नजर से देख सकती थी लेकिन कोई और नहीं देख सकता था। इसके अलावा छोटा मजदूर उसका छोटा भाई था और छोटे मजदूर की बड़ी बहन होने के नाते वह दूसरों को अपने छोटे भाई को नीची नजर से देखने की इजाजत कैसे दे सकती थी। तो इस समय बाओ एर ने काओ हो को अत्यंत शत्रुतापूर्ण नजर से देखा। आसपास के सभी युवा थोड़ा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की ने वास्तव में बाहरी दरबार के एक बुजुर्ग को बूढ़ी कहकर संबोधित करने की हिम्मत की, क्योंकि बाहरी दरबार का एक बुजुर्ग राजा के दायरे का विशेषज्ञ था। अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह छोटी लड़की छोटी और बेहद प्यारी थी, तो इनमें से कुछ युवा उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाए थे। अगले ही पल उन कुछ युवकों ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब बाहरी दरबार के वे बुजुर्ग जो अपनी राय में सर्वोच्च थे उस छोटी लड़की को देखते ही उनके मूल रूप से गंभीर भाव तुरंत थोड़े अजीब हो गए। पहले उन्होंने अत्यधिक आश्चर्य प्रकट किया और फिर यह अत्यंत कटु भावों में बदल गया। अंत में उनके चेहरों पर अत्यधिक मजबूरी वाली मुस्कान थी। बाओ बाओ एर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काओ हो ने मुस्कुराहट निकाली और यह बेहद जबरदस्ती थी। बाओ र ने ठंडी आवाज में कहा, बूढ़े, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शर्त लगाना चाहते हो? बाओ र तुम्हारे साथ शर्त लगाएगा। जब उन्होंने देखा कि छोटी शैतान काओ हो के साथ परेशानी मोल लेने की कोशिश कर रही है तो बगल में खड़े सभी बाहरी दरबारी जल्दी से एक तरफ हट गए और काओ हो से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। क्या मजाक है? क्या कोई इस छोटी शैतान को नाराज करने की हिम्मत कर सकता है? काओ हो ने जब उनकी हरकतों को देखा तो मन ही मन कोसा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था। मैं पहले भी मजाक कर रहा था।
इसमें कोई शर्त नहीं है। वह बाओ के साथ शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्योंकि चाहे वह जीते या हारे, यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बाओ स्पष्ट रूप से काओ हुओ को जाने नहीं देना चाहती थी और उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हे भगवान, क्या तुम बाओ को नीचे देख रहे हो? जब उसने देखा कि वह छोटी शैतानी लड़की गुस्सा होने वाली है, तो काओ हुओ की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने दिल में कड़वाहट से कराह उठा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं उस शर्त का जिक्र ही नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच एल्ड कियान को काओ हुओ के दुर्भाग्य पर खुशी होती दिखी और उन्होंने कहा, बिल्कुल काओ हुओ, क्या आप बाओ को नीचा देख रहे हैं? बगल में खड़े अन्य बुजुर्ग भी जल्दी से साथ देने लगे और वे भी एक साथ बाओ के पक्ष में खड़े हो गए। काओ हुओ की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी जब उसने बाहरी दरबार के इन बुजुर्गों को देखा। वे मुझे तवे पर धकेल रहे हैं। इस बीच बाओ ने कहा, बूढ़े, ऐसा मत करो, बाओ तुम्हारे लिए इसे प्रतिकूल नहीं बनाएगा। इस बारे में क्या ख्याल है? अगर बाओ हार जाता है, तो बाओ दादाजी से तुम्हारी तलवार की पेटी पर एक और तलवार की संरचना अंकित करने के लिए कहेगा, और अगर तुम हार गए, तो तुम्हें बस मुझे वह तलवार की पेटी देनी होगी। तुम क्या सोचते हो? सच में? काओ हुओ की आंखें चमक उठी और वह थोड़ा उत्साहित होकर बोला। उसकी तलवार की छाती पर पहले से ही तलवार की संरचना थी, और अगर एक और तलवार की संरचना अंकित होती, तो इसकी शक्ति और मूल्य कम से कम दोगुना हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाओ ने अपने दादा का उल्लेख किया था और हर कोई उसके दादा को जानता था। वह एक स्वर्ग तावीज मास्टर था। स्वर्ग तावीज मास्टर का शिलालेख वास्तव में केवल भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। सिर्फ काओ हो ही नहीं, बल्कि बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग भी इससे प्रभावित हुए। अगर उनके पास मौजूद डार्क ट्रेजर पर किसी हेवन टेलिस्मन मास्टर ने लिखा होता, तो उनकी युद्ध शक्ति में निश्चित रूप से बहुत सुधार हो सकता था। हालांकि उनमें से सभी ने बाओ के साथ शर्त लगाने की पहल नहीं की, क्योंकि बाओ का उनसे शर्त लगाने के लिए कहना और उनका बाओ से शर्त लगाने के लिए कहना, दोनों ही पूरी तरह से अलग अलग अवधारणाएं थीं। यदि बाओ के दादाजी ने गलत समझा और सोचा कि उन कुछ लोगों ने बाओ को धोखा दिया है, तो वे वास्तव में बड़ी मुसीबत में होंगे। बाओ ने नाराजगी से काओ हुओ की ओर देखा और कहा, क्या बाओ तुम्हें धोखा देगा? यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह केवल एक तलवार का गठन है, और दादाजी इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं शर्त लगाऊंगा। इस बार काओ हुओ के चेहरे पर परेशानी का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत शानदार ढंग से मुस्कुराया। इस बीच काओ हुओ के प्रति अन्य बुजुर्गों की निगाहें थोड़ी ईर्ष्या से भरी हुई थीं। अगर काओ हुओ जीत जाता, तो उसे बहुत फायदा होता, और अगर काओ हुओ हार जाता, तो क्या काओ हुओ हार भी सकता था? ऐसा नहीं था कि वे यांग ये को नीची नज़र से देखते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि 19वां कितना मुश्किल था। क्या नश्वर क्षेत्र के 8वें रैंक का एक प्रोफाउंडर 19वें स्तर पर चढ़ सकता है? उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि एल्डकियान जो यांग ये के नज़दीक था, उसे भी वास्तव में विश्वास नहीं था कि यह संभव है। इस बात पर यकीन करने वाली एकमात्र व्यक्ति बाओ थी। दरअसल बाओ को 19वें स्तर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और उसने काओ हो के साथ शर्त सिर्फ इसलिए लगाई थी क्योंकि वह यांग ये के करीब थी। यह बस एक बहुत ही सरल कारण था। जीत या हार के मामले में उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसके सारे विचार उस छोटे से आदमी पर केंद्रित थे। इस समय यांग ये इस बात से अनजान था कि बाओ ने किसी और के साथ उस पर शर्त लगाई थी, और अगर वह जानता भी, तो भी वह इस पर ध्यान देने के मूड में नहीं होता। इस समय यांग ये का पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था, जबकि उसके कपड़े पहले से ही फटे हुए थे। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी तलवार सेवक बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। उसका शरीर भी इसी तरह कई चोटों से ढका हुआ था, और यह यांग ये के शरीर पर लगी चोटों से कम था। यांग ये को नहीं पता था कि उसने तलवार सेवक से कितने समय तक लड़ाई लड़ी थी। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने जरा सी भी लापरवाही की, तो तलवार सेवक उसे एक ही तलवार के वार से खत्म कर देगा। वह बस इतना कर सकता था कि पूरी तरह से ध्यान लगाए और अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार सेवक से मौत तक लड़े। कहने की जरूरत नहीं है कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई किसी को तेजी से बढ़ने में सबसे अच्छी होती है। लड़ाई में इस बिंदु तक न केवल यांग ये की बुनियादी तलवार तकनीक उसके लिए एक तरह की सहज प्रवृत्ति बन गई थी, बल्कि वह धीरे धीरे तलवार सेवक की गति का आदी हो गया था। भले ही वह अभी भी एक वंचित स्थिति में था, लेकिन वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं था। इसके अलावा उसने तलवार सेवक को कुछ बार पीछे हटने पर भी मजबूर किया था। इससे यांग यी को एक बार फिर अपनी सोच को साबित करने का मौका मिला, और यह सोच यह थी कि केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई ही किसी को जल्दी से विकसित होने और मजबूत बनने में सक्षम बना सकती है। यांग यी का मानना कि यदि वह स्वॉर्ड सर्वेंट पैगोडा में प्रवेश करने से पहले के अपने संस्करण से लड़ता है, तो उसका वह संस्करण निश्चित रूप से युद्ध में पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। उसे पता भी नहीं चला कि 4 घंटे और बीत गए थे। यांग ये धीरे धीरे वंचित स्थिति से तलवार सेवक के बराबर आ गया था।
उन दोनों ने बार बार मुक्का मारा और धातु के टकराने की आवाज ही इस स्तर पर एकमात्र राग थी। 6 घंटे बीतने के बाद यांग ये ने पूरी तरह से एक लाभप्रद स्थिति पर कब्जा कर लिया था और तलवार सेवक को यांग ये ने पूरी तरह से दबा दिया था। यह ठीक वैसी ही स्थिति थी जब यांग ये ने इस तलवार सेवक के साथ युद्ध शुरू किया था, और एकमात्र अंतर यह था कि भूमिकाएं बदल दी गई थीं। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद यांग ये ने न केवल थकावट के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि वह और अधिक उत्साहित हो गया और वह अधिक से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि तलवार सेवक के साथ इस लड़ाई के दौरान उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब न केवल बुनियादी तलवार तकनीक की उसकी समझ गहरी हो गई थी, बल्कि वह तलवार सेवक की चालों से भी पूरी तरह परिचित हो गया था। अपने दुश्मन को उतना ही जानना चाहिए जितना कि खुद को। यांग ये ने पहले ही तलवार सेवक की चाल और हमला करते समय उसकी आदतों को पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए उसने एक लाभप्रद स्थिति पर कब्जा कर लिया और युद्ध में तलवार सेवक को पूरी तरह से दबा दिया। शिवालय में तलवार सेवकों के अपने फायदे थे, फिर भी उनके नुकसान भी थे। यह मुख्य रूप से तलवार सेवक के प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर करता था। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी तुलनात्मक रूप से कमजोर युवाओं में से एक था, तो उसकी खामियां उजागर नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास एक असाधारण लड़ाकू प्रवृत्ति थी और किसी भी नकारात्मक भावना का अभाव था। ये सभी उसके फायदे थे। हालांकि अगर इसका सामना यांग ये जैसे प्रतिद्वंद्वी से होता है, तो इसकी खामियां उजागर हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, यांग ये युद्ध में अपनी ताकत बढ़ा सकता है और अधिक शक्तिशाली बन सकता है, जबकि तलवार सेवक ऐसा करने में असमर्थ था। इसकी साधना और युद्ध की प्रवृत्ति एक निश्चित स्तर पर तय थी, और अगर यह यांग ये से तुरंत नहीं निपट सकता, तो इसे नुकसान उठाना ही था। इसे तलवार सेवक की कमजोरी कहा जा सकता है। अन्यथा, यदि कोई मानव प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जिसके पास तलवार सेवक की युद्ध प्रवृत्ति है, यांग ये से लड़ता है, तो यांग ये निश्चित रूप से हार जाएगा। क्योंकि जब यांग ये बेहतर हो रहा था, तो उसका प्रतिद्वंद्वी भी बेहतर हो रहा था, और जब यांग ये अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल और आदतों का आदी हो गया, तो उसका प्रतिद्वंद्वी भी वैसा ही करेगा। ऐसी परिस्थितियों में और इस तथ्य के साथ कि यांग ये की साधना कम थी, यांग ये के लिए विजय प्राप्त करना निश्चित रूप से असंभव होगा। इसलिए तलवार सेवक के फायदे और नुकसान उसके प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर करते थे। अगर कोई मजबूत था, तो तलवार सेवक की खामियां कमजोर होंगी, और अगर कोई कमजोर था, तो तलवार सेवक की ताकतें कमजोर होंगी। 2 घंटे बीतने के बाद एक निश्चित समय पर यांग ये ने तलवार सेवक की एक घातक खामी पकड़ ली, और उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार सेवक की छाती में अपनी तलवार घोंप दी। हालांकि उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि तलवार सेवक की तलवार ने उसके बाएं सीने को भी छेद दिया था। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने तलवार सेवक को देखा, जो धीरे धीरे तितर बितर हो रहा था, और फिर वह जमीन पर बैठ गया और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई कही जा सकती है, और भूरे भेड़िए के साथ लड़ाई भी इतनी कठिन नहीं थी। क्योंकि भूरे भेड़िए के साथ लड़ाई के दौरान जब स्थिति ठीक नहीं होती तो वह भाग सकता था, लेकिन वह यहाँ भाग नहीं सकता था। वह यहाँ केवल मौत तक लड़ सकता था। 2 घंटे बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली और अपनी बाईं छाती पर नजर डाली। वहां खून बहना बंद हो चुका था, और वहां सिर्फ एक छोटा सा निशान रह गया था। वह पहले से ही ठीक था। मेरे शरीर के भीतर वह छोटा सा भंवर किस तरह का अस्तित्व है? यांग ये ने चोट को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। कहने की जरूरत नहीं है कि छोटे से भंवर द्वारा बनाई गई सुनहरी गहन ऊर्जा बहुत भयानक थी। चाहे इसका इस्तेमाल ठीक होने के लिए किया जाए या हमला करने के लिए, यह बेहद प्रभावी था। कोई बात नहीं, मैं जब उस पुल पर पहुंचूंगा तो उसे पार कर लूंगा। यांग ये ने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपने शरीर के दूसरे हिस्सों में लगी चोटों को ठीक करने लगा। 19वां स्तर पहले से ही इतना भयानक था, तो 20वां स्तर कितना भयानक होगा? अध्याय 53 20वां स्तर। संप्रदाय में उस राक्षसी महिला के समान एक सुपर जीनियस प्रकट हुआ है। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द किसने कहे थे, लेकिन इसने पूरे तलवार संप्रदाय के बाहरी प्रांगण को उत्साह से भर दिया। कुछ बाहरी प्रांगण के शिष्य जो मूल रूप से बाहरी प्रांगण परीक्षा में रुचि नहीं रखते थे, तलवार सेवक शिवालय की ओर भागे, और यह इस हद तक था कि बंद दरवाजे की साधना में कुछ शिष्यों और बुजुर्गों को उनके संबंधित मित्रों द्वारा घसीटा गया था। कुछ समय के लिए स्वॉर्ड सर्वेंट पैगोडा के बाहर का क्षेत्र अभूतपूर्व उत्साह से भर गया। 16 साल की उम्र में एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ TSTS तलवार सेवक पैगोडा के भीतर वह जियांग युआन वास्तव में पिछले 100 वर्षों से स्नो रिवर सिटी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा होने का हकदार है। हाँ, मैं 16 साल की उम्र में नश्वर क्षेत्र की 6ठी रैंक पर था, फिर भी वह पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र में है। तुलना वास्तव में घृणित है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राक्षसी प्रतिभाशाली कहा जाता है। हमारे तलवार संप्रदाय में पहले से ही एक राक्षसी महिला थी, अब इसमें यह जियांग युआन भी है। मेरा तलवार संप्रदाय उभरने वाला है। वह लेबर डिसिपल यांग ये भी है।
वह इतने लंबे समय तक पगोडा में बने रहने में सक्षम था, और यह उसकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो वह, जियांग युआन और किंगक्सू अगली असेंशन रैंकिंग में भाग लेंगे। जीवन वास्तव में उतार चढ़ाव से भरा है। जब उस दिन उसे लेबर डिसिप्लिन बना दिया गया, तो मैंने कुछ अन्य शिष्यों के साथ मिलकर उस पर हंसा भी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में ही वह हम सभी से आगे निकल गया है। हाँ, मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। जब एक तकनीक प्रशिक्षक मुझे एक तकनीक सिखा रहा था और मैं गंभीरता से नहीं सीख रहा था, तो उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि क्या मैं दूसरा यांगे बनना चाहता हूँ। अगर वह मुझसे अब ऐसा सवाल पूछे, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं बनना चाहता हूँ। हम्फ। तो क्या हुआ अगर उसकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है? वह जियांग युआन के केंद्र में होने के साथ एक सहायक की तरह होना चाहिए। जूनियर ब्रदर, आपके ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे उनमें कुछ ईर्ष्या है। हालांकि यह भी सच है। उस राक्षसी महिला के प्रकट होने के बाद आउटर कोर्ट रैंकिंग के सभी अन्य प्रतिभाशाली लोग तुलना में फीके पड़ गए और खुद के लिए नाम बनाने में असमर्थ हो गए। इस बार जियांग युआन है, इसलिए जूनियर सिस्टर किंगक्सू जो अभी अभी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ी थी और यह लेबर डिसिप्लिन केवल उसके लिए विपरीतता का काम कर सकती है। जब उसने देखा कि अधिक से अधिक लोग आ गए हैं और आसपास का माहौल और भी अधिक शोरगुल वाला हो गया है, तो काओ हो ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना दिल हिलाया। इन लोगों ने वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखने के लिए अपनी खुद की साधना की उपेक्षा की। हालांकि उसने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अगर उसे ऐसी खबर पता चलती तो वह भी निश्चित रूप से दौड़कर आता। बूढ़े, छोटा मजदूर कब बाहर आ रहा है? इस बीच बाओ एर ने काओ हो को देखा और थोड़ी अधीरता से पूछा। वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, और अगर इस बूढ़े ने यह नहीं कहा होता कि यांगे को शिवालय के अंदर रहने से लाभ मिलेगा, तो वह बहुत पहले ही उसमें घुस गई होती और उसे बाहर खींच लेती। जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी छोटी शैतान को देखा, काओ हो को लगा कि उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा है। दरअसल वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि यह छोटी शैतान यांगे के साथ इतने अच्छे संबंध क्यों रखती है। इसके अलावा वह यांगे की हर बात मानती भी दिख रही थी। हे भगवान, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। छोटा मजदूर वहां ठीक रहेगा, है न? बाओ र थोड़ा चिंतित था। काओ हो ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बेशक। यह एक ब्रह्मपूर्ण संरचना है जो शिवालय के भीतर है, इसलिए अगर वह शिवालय के भीतर मर भी जाए तो भी वह ठीक रहेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, मुझे भी ठीक से पता नहीं है। हालांकि मेरा अनुमान है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगा। काओ हो ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि तलवार सेवक पैगोडा के प्रतीक टिमटिमाने लगे और फिर एक आकृति टेलीपोर्ट हो गई। वह बाहर है, वह बाहर है, वह लेबर डिसाइपल बाहर आ गया है। जब उसने बगल में शिष्यों की आवाज सुनी, तो काओ हो ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो वह बाहर आ गया है। अचानक काओ हो की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि आसपास का माहौल बहुत शांत था और उस छोटी शैतान ने फिर से उस पर शत्रुतापूर्ण नजर डाली थी। काओ हो ने सहजता से उस ओर देखा। उसने देखा कि उसके बगल में बैठे सभी लोग, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, बेहद शांत हो गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। काओ हो ने भौहें सिकुड़ी और उस आकृति की ओर देखा जो टेलीपोर्ट हो गई थी, और जब उसने उस व्यक्ति की शक्ल देखी तो उसकी आकृति तुरंत वहीं जम गई। पगोडा के बाहर एक अजीब सा दृश्य दिखाई दे रहा था। आसपास का शोरगुल गायब हो चुका था और हर कोई एकदम शांत हो गया था, और यह इस हद तक था कि कहा जा सकता था कि वे हतप्रभ थे। जियांग युआन ने अपना सिर जोर से हिलाया, और जब उसके दिमाग में चक्कर आने की भावना गायब हो गई, तो उसने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा, तो वह भी दंग रह गया। हर कोई उसे देख रहा था, वे बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे, और यह देखकर वह हैरान रह गया। कुछ ही समय में जियांग युआन के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी, और उसने अपने दिल में सोचा, यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि मेरे परिणाम बहुत असाधारण हैं, और इसने इन सभी लोगों को चौंका दिया। ठीक है, मैं एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ हूं, और मैंने 15वें स्तर को भी पार कर लिया है। वे कैसे चौंके नहीं? जब उसने यहां तक सोचा, तो जियांग युआन खड़ा हो गया, और फिर वह काओ हो के पास गया और अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, बड़े, मैं 15वें स्तर से गुजर चुका हूं। जब उसने ये शब्द कहे तो जियांग युआन की आवाज शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। जियांग युआन की बात सुनकर काओ हो को आखिरकार होश आ गया। उसने जियांग युआन को कोई जवाब नहीं दिया, और वह सिर्फ तलवार सेवक शिवालय को देखता रहा, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? हाहा। इस बीच अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर कियान था, जो जोर जोर से हंस रहा था। जिस क्षण उसने देखा कि यह जियांग युआन था जिसे शिवालय से बाहर टेलीपोर्ट किया गया था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और अब जब उसने जियांग युआन को सुना, तो वह और भी आश्वस्त हो गया था। इस क्षण उसने अपनी हंसी का उपयोग अपने दिल में उत्साह को बाहर निकालने के लिए किया था। इस नतीजे ने वाकई सबको चौंका दिया था।
खास तौर पर उन बुजुर्गों को। मॉर्टल रियल्म के 8वें रैंक का प्रोफाउंडर 19वें लेवल पर पहुंच गया है। यह कैसी धारणा है? कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग चिंतित थे। इस समय जियांग युआन बेहद हैरान था। वह पूरी तरह से भ्रमित था, क्योंकि जयकारे, प्रशंसा भरी निगाहें और उसके साथ कृपा करने के प्रयास जो उसने कल्पना की थी, वे घटित नहीं हुए थे। बुजुर्गों ने उसकी उपेक्षा की थी और आसपास के शिष्यों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। आश्चर्य करना बंद करो और अपना सिर ऊपर उठाकर शिवालय पर अंकित संख्या को देखो। ठीक इसी समय किंगक्स्यू, जो पहले से ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, जियांग युआन के पास आया और उसका उपहास किया। सच कहूं तो जब उसने जियांग युआन को देखा तो वह बहुत हैरान हो गई थी, और बाकी लोगों की तरह ही उसने सोचा था कि यह जियांग युआन ही था जो 19वें स्तर पर था। जाहिर है वे सभी गलत थे। हालांकि वह अपने सदमे के बाद जल्दी से इसे स्वीकार करने में सक्षम थी, क्योंकि जियांग युआन की तुलना में वह यांग ये के पक्ष में किसी और कारण से नहीं बल्कि केवल चरित्र के कारण खड़ी थी। जियांग युआन को किंगक्सू की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर शिवालय की ओर देखा। जब उसने शिवालय पर 2 बड़े अक्षर शी जू देखे तो जियांग युआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके बाद उसके चेहरे पर भाव बेहद रंगीन हो गए। चिंता स्वाभाविक रूप से लियू किंगयू को संदर्भित करती थी। जिस क्षण उसने जियांग युआन को देखा, वह आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि चौंक गया था। उसने कभी जियांग युआन के बारे में नहीं सोचा था और वह लगातार गणना कर रहा था कि यांग ये कितनी देर तक शिवालय में रहेगा। कहने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दिन निस्संदेह उसके लिए पीड़ा थे और हर घंटे यांग ये का शिवालय में रहना उसके लिए यातना की तरह था। क्योंकि यांग ये जितना अधिक समय तक डटा रहता, उसकी ताकत और क्षमता उतनी ही अधिक होती। अब यह कोई यातना नहीं थी, बल्कि यह एक विपत्ति थी। आसपास के अन्य शिष्यों ने, जो बाहरी प्रांगण की रैंकिंग में रैंक किए गए थे, लियू किंगयू की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि लियू किंगयू ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली हैं और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, तो सभी ने अपने दिल में सिर हिलाया। यह मौत को आमंत्रित करने का एक आदर्श उदाहरण है। हालांकि इससे उन सभी को एक सिद्धांत समझने में मदद मिली, और वह था अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं आंकना और न ही उन्हें कोई मौका देना। अन्यथा लियू किंगयू परिणामों का सबसे अच्छा उदाहरण था। इस समय लियू किंगयू भी पछतावे से भर गया, बहुत ज्यादा पछतावे से। अगर उसे पता होता कि यांग ये ऐसी उपलब्धियां हासिल कर लेगा, तो वह उस दिन यांग ये को मारने के लिए सब कुछ अनदेखा कर देता। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। यह तो छोड़िए कि वह यांग ये को मार भी पाएगा या नहीं, जब तक वह यांग ये के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करता, तब तक तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लियू किंगयू ने आगे देखना जारी नहीं रखा। उसने तलवार सेवक शिवालय पर गहरी नजर डाली और फिर मुड़कर चला गया। उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यांग ये अब किस स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि उसे यांग ये से निपटने का कोई तरीका सोचना था। क्योंकि वह जानता था कि लियू कबीले और यांग ये के बीच दुश्मनी के कारण, अगर यांग ये तलवार संप्रदाय के भीतर ताकत और स्थिति में बढ़ गया, तो यांग ये अपने लियू कबीले को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब उसे यह सोचना था कि इस खतरे को बढ़ने से पहले कैसे रोका जाए। 19वें स्तर पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक ध्यान करने के बाद यांग ये ने अपनी बंद आंखें खोलीं और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई मुझे नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक तक आगे बढ़ने की अनुमति देगी। जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां वास्तव में फायदेमंद होती हैं। हाँ, पिछली लड़ाई के बाद वह पहले से ही नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर एक प्रोफाउंडर बन गया था, और उसकी ताकत में सुधार ने उसे अगले स्तर पर तलवार सेवक से निपटने की अपनी क्षमता में और भी अधिक आश्वस्त होने की अनुमति दी। यांग ये खड़ा हुआ और अपने अंगों को फैलाया, और जब उसने अपने पूरे शरीर से दरार की आवाज सुनी तो उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर उसे पहले स्वर्ग क्षेत्र के तलवार सेवक से एक बार फिर लड़ना होता, तो वह निश्चित रूप से जीत हासिल करने के लिए इतना समय नहीं लगाता। क्योंकि न केवल उसकी साधना में सुधार हुआ था, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति में भी स्पष्ट वृद्धि हुई थी। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के 20वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा। अब वह युद्ध की भावना से भर गया था। यांग ये 20वें स्तर पर पहुंच गया, और जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली तो वह वहीं पर दंग रह गया। उसके बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका भाव और भी भारी हो गया, जब उसने पहले स्वर्ग क्षेत्र में उस तलवार सेवक का सामना किया था। अध्याय 54 एक भयानक प्रतिद्वंद्वी। यांग ये के सामने प्रतिद्वंद्वी कोई तलवारबाज नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह से काला गैंडा था। गैंडा बहुत बड़ा था। उसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर थी, जबकि उसका आकार यांग ये के आकार से करीब 4 से 5 गुना बड़ा था, और उसकी आंखें मुट्ठी के आकार की थीं। इसकी सबसे खास विशेषता थी इसके सिर पर 2 सींग। सींगों की लंबाई करीब आधा मीटर थी। खास तौर पर सींगों के किनारे और सिरे, वे एक भयावह चमक दिखाते थे जिससे दिल ठंडा हो जाता था। वे 2 तीखे कटार जैसे थे जो भारी और दमनकारी दबाव पैदा करते थे। गैंडे के 2 सींगों के अलावा यांग ये को उसके काले रंग के शल्कों से भी डर लगता था।
उसका शरीर शल्कों के कवच से ढका हुआ था जो कवच के सूट जैसा था, और उसकी मोटाई के आधार पर यांग ये को यह जानने के लिए उसे छूने की जरूरत नहीं थी कि वह कितना कठोर था। एक राजा रैंक डार्क बीस्ट, डार्क स्केल राइनो। यह शिवालय वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। जैसा कि उसने अपने सामने विशालकाय को देखा, यांगे ने एक कड़वी अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए हौंकते हुए कहा। एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जिसकी शक्ति बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं थी, वह अत्यंत दुर्जय था और यांगे ने पहले ही खुद इसका अनुभव किया था। हालांकि एक राजा रैंक डार्कबीस्ट जिसकी शक्ति बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं थी, उसे बिल्कुल भयानक कहा जा सकता है। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में डार्कबीस्ट आमतौर पर उसी साधना क्षेत्र में मानव प्रोफाउंडर्स को कुचल देते हैं, खासकर अगर वे ऐसे इंसान हो जिन्होंने आत्मा क्षेत्र प्राप्त नहीं किया हो, क्योंकि एक इंसान की शारीरिक रक्षा डार्कबीस्ट से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती, खासकर जब कुछ डार्कबीस्ट में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। इसलिए अगर कोई इंसान उसी साधना क्षेत्र के डार्कबीस्ट से नजदीकी मुकाबले में लड़ता है तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। बेशक इसने कुछ शीर्ष दर के राक्षसी प्रतिभाओं को बाहर कर दिया। मनुष्यों को केवल तभी लाभ प्राप्त हुआ जब उन्होंने आत्मा क्षेत्र प्राप्त किया, क्योंकि आत्मा क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ गहन ऊर्जा को पंखों में बदल सकते थे, हवा में उड़ सकते थे और हवा में युद्ध कर सकते थे। इसके अलावा आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास कुछ विशेष क्षमताएं भी थीं। इन विशेष क्षमताओं और हवा में लड़ने की क्षमता के साथ वे डार्कबीस्ट से लड़ते समय वंचित होने से बचने में सक्षम थे। अब यांग यी को न केवल एक डार्कबीस्ट से लड़ना था, बल्कि उसे एक ऐसे जानवर से भी लड़ना था जो उसकी अपनी साधना से 2 साधना क्षेत्र ऊपर था। इसे पूरा करने की कठिनाई स्पष्ट थी। यांग ये ने खुद पर उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, उस दिन मैंने नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर रहते हुए 9वें रैंक के डार्कबीस्ट से लड़ने की हिम्मत की। अब यह केवल एक राजा रैंक का डार्कबीस्ट है, तो डरने की क्या बात है। इसके अलावा क्या मैं युद्ध के लिए तरस नहीं रहा हूं? क्या मेरे सामने यह विशालकाय बहुत अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं है? अपनी सोच को सही करने के बाद यांग ये की अभिव्यक्ति जब उसने गेंडे को देखा तो वह पहले की तरह कड़वा नहीं था, बल्कि वह बेहद शांत था। हालांकि उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तलवार नीचे की ओर झुक गई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसकी तलवार की ओर पागलों की तरह बढ़ गई। तलवार में निरंतर प्रवाहित होने वाली गहन ऊर्जा के साथ न केवल यह सुनहरे रंग की हो गई, बल्कि इसमें से एक हल्की चमक भी निकल रही थी। एक निश्चित समय पर यांग ये की नजर अचानक केंद्रित हो गई और उसने तलवार को अपने सामने मौजूद डार्कस्केल राइनो की ओर फेंक दिया। ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक, यांग ये ने भयंकर आवाज में चिल्लाया जब उसकी तलवार के ऊपर से भयंकर सुनहरी तलवार क्यूई की एक धार निकली। तलवार क्यूई बिजली के बोल्ट की तरह थी और यह 2 सांसों के समय में डार्कस्केल राइनो के सामने आ गई। जिस समय यांग ये की तलवार क्यूई बाहर निकली, डार्कस्केल राइनो भी आगे बढ़ गया। उसने तलवार क्यूई को चकमा नहीं दिया, बल्कि तेजी से आगे बढ़ा और तलवार क्यूई से टकरा गया। टकराना, सुनहरी तलवार क्यूई गेंडे के सिर पर वार कर गई। हालांकि न केवल वह घायल नहीं हुई, बल्कि उसने यांग ये की तलवार क्यूई को भी उड़ा दिया। इसके अलावा वह बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह एक काली छाया में बदल गई जो यांग ये की ओर टूट पड़ी। यांग यी की पलकें झपकने लगी जब उसने देखा कि सोने की तलवार क्यूई ने वास्तव में गेंडे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। इसकी रक्षा मेरी कल्पना से भी अधिक भयानक है। यांग ये के पास आगे सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी गहरी ऊर्जा को अपनी तलवार में डाला और फिर अपने दाहिने पैर को हल्के से जमीन पर पटका और फिर उसका आकार आसमान में उड़ गया। उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे डार्कस्केल राइनो की ओर फेंक दिया जो उस पर हमला कर रहा था। झनकार, तलवार उसके सिर पर लगी, जिससे आसपास के इलाके में चिंगारियां फैल गईं और डार्कस्केल राइनो से आई ताकत ने यांग ये के चेहरे को गंभीर बना दिया। अगले ही पल इस जबरदस्त ताकत ने यांग ये को उड़ा दिया और वह 10 मीटर दूर उड़ गया, इससे पहले कि वह एक दीवार से टकराता। यांग ये ने अपने शरीर में उबलते हुए महत्वपूर्ण रक्त की परवाह न करते हुए जल्दी से खड़ा हो गया, और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने देखा कि एक काली छाया पहले से ही उसके सामने आ चुकी थी। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। भले ही उसका भौतिक शरीर दुर्जेय था, फिर भी वह एक राजा रैंक डार्कबीस्ट से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उन्होंने सहज रूप से गेल सटेप का पालन किया और डार्कस्केल राइनो से टकराने से बचने के लिए वे 6 मीटर दूर चले गए। हालांकि अगले ही पल डार्कस्केल राइनो ने एक अजीब मोड़ लिया और एक बार फिर यांग ये पर हमला किया। क्या तेज गति, क्या फुर्तीला डार्कबीस्ट। यांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि डार्कस्केल राइनो एक बार फिर उस पर हमला कर रहा है। इस डार्कबीस्ट की गति और फुर्तीलापन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और उसने एक बार फिर गेल स्टेप्स को अंजाम दिया। हालांकि उसने इस बार चकमा नहीं दिया और वह डार्कस्केल राइनो से युद्ध में भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कूल ब्रीज गॉज में कोलोसल पाइथन किंग के खिलाफ इस्तेमाल की गई रणनीति का इस्तेमाल किया।
उन्होंने सीधे तौर पर उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि हमला करने का मौका तलाशते हुए तेजी से उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। 1 घंटा बीत जाने के बाद यांग ये न केवल कोई परिणाम पाने में विफल रहा, बल्कि कई मौकों पर डार्कस्केल राइनो के सींगों से लगभग छुरा घोंपा जा चुका था। क्योंकि इस किंग ग्रैंड डार्कबीस्ट की गति और प्रतिक्रिया कोलोसल पायथन किंग से अनगिनत गुना बेहतर थी, और भले ही इसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन यह बिल्कुल भी बोझिल नहीं था। इसके अलावा इसके बचाव ने यांग यी को निराशा के कगार पर पहुंचा दिया। उसने डार्कस्केल राइनो के शरीर पर अनगिनत वार किए थे, फिर भी इससे डार्कस्केल राइनो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके विपरीत डार्कस्केल राइनो के तराजू से टकराने से जो बल उसे वापस मिला था, उससे उसका हाथ सुन्न हो गया था। डार्कस्केल राइनो के खिलाफ तलवार की तकनीक बेकार थी, जबकि बंद क्वार्टर में लड़ाई में प्रवेश करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था, और यहां तक हमला करने का अवसर तलाशते हुए फुर्ती से आगे बढ़ना भी बेकार था। अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ने के लिए, जब तक यांग ये के दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं थी, वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जबरदस्त ताकत और दोषरहित रक्षा। इस बार यांग यी सचमुच मुश्किल में थी। वह नहीं जानता था कि जब वह यहाँ नरक से गुजर रहा था, तो पगोडा के बाहर कोई और भी बदतर स्थिति से गुजर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर काओ हो था। जब उसने बाओ एयर को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए हुए थे, तो काओ हो मुश्किल में पड़ गया। वह वास्तव में तलवारों का वह बक्सा बाओ एयर को नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने तलवारों के बक्सों में मौजूद 36 उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली तलवारों के बदले में संप्रदाय से कई वर्षों के योगदान अंक खर्च कर दिए थे। खास तौर पर तलवारों के बक्सों पर लिखा हुआ, उसे लिखवाने के लिए उसने एक तावीज़ मास्टर को नियुक्त करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। यह कहा जा सकता है कि तलवार का संदूक सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी की बचत थी। वह वाकई इसे बाओ रको यूं ही देने को तैयार नहीं था। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत की, तो जब तक वह तलवार संप्रदाय को नहीं छोड़ता, उसे निश्चित रूप से भयानक परिणाम भुगतने होंगे। इस समय काओ हो के अंदर का भाग पछतावे से हरा हो गया था। अगर उसे पता होता कि जियांग युआन इतना निकम्मा आदमी है, तो वह उस शर्त का जिक्र ही नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। अब यह अपने आप को चोट पहुंचाने का एक आदर्श उदाहरण था। एल्डर कियान को भी पछतावा हुआ। उसे काओ हो की शर्त स्वीकार न करने का पछतावा हुआ। अगर उसने काओ हो के साथ शर्त लगाई होती, तो क्या उसे एक और खजाना नहीं मिल जाता जो उसकी जान बचा सकता था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे की कोई गोली नहीं थी, अन्यथा वे दोनों निश्चित रूप से एक खरीदते। हे वृद्ध, संकोच बंद करो और जल्दी से तलवार का संदूक सौंप दो। बाओ र ने इशारा किया और थोड़ी अधीरता के साथ बोला। काओ हो के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जब सोच रहा था कि उसे भाग जाना चाहिए या नहीं, तो उसने बाओ र को यह कहते सुना, हे भगवान, तुम अपनी बात से पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहे होगे, है ना? जब उसने यहाँ तक बात की, तो बाओ एयर को लगा कि यह बहुत संभव है, और उसने काओ हो को घूरते हुए कहा, मुझे पता था कि बाहरी प्रांगण में रहने वाले तुम सभी बूढ़ों में से कोई भी अच्छा नहीं है। मैं अपने दादाजी से कहूंगी और उनसे कहूंगी कि वे बाहरी प्रांगण के बूढ़ों के लिए शिलालेख न लिखें। अब मामला गंभीर हो चुका था। तमाशा देख रहे बाहरी दरबार के सभी अन्य बुजुर्गों के चेहरों पर चिढ़ाने वाली मुस्कान गायब हो गई थी, और काओ हो की ओर उनकी निगाहें शत्रुतापूर्ण हो गई थीं। फैंग यू ने कहा, भाई हो, अपनी हार स्वीकार करो। चूंकि तुम हार गए हो, तो तलवार का संदूक बाओ र को दे दो। हम सभी बाहरी दरबार के बुजुर्गों के सामने अपनी प्रतिष्ठा मत खोना। बिल्कुल, क्या यह सिर्फ तलवारों का बक्सा नहीं है? भाई हो, जल्दी से इसे सौंप दो। हम बाहरी दरबार के बुजुर्गों की प्रतिष्ठा को खराब मत करो। भाई हो, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अपनी बात से पलटने की हिम्मत करते हो, तो हम सबको तुम्हें कोई सम्मान न देने के लिए दोष मत देना। बिल्कुल, बिल्कुल, जल्दी से तलवार का संदूक सौंप दो। बाओ र को नाराज मत करो। कुछ समय के लिए सभी बुजुर्गों ने काओ हो को तलवार का संदूक सौंपने के लिए अच्छा पुलिस वाला और बुरा पुलिस वाला खेलना शुरू कर दिया था। काओ हो की अभिव्यक्ति बहुत ही भद्दी थी। आप सबका क्या मतलब है कि यह सिर्फ एक तलवार की पेटी है? आपका क्या मतलब है कि मैं बाहरी दरबार के बुजुर्गों के सामने अपना सम्मान खो दूंगा? काओ हो वाकई इन सभी बेशर्म लोगों को ग्रैंड मायरीड पर्वतों तक थप्पड़ मारना चाहता था। क्या आप सभी को उस छोटी शैतान के दादा से डर नहीं लगता? क्या आप सभी को ऐसे धार्मिक आक्रोश के साथ बोलना चाहिए? उन सभी ने काओ हो की बदसूरत अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करना चुना। क्या मजाक है? बाहरी अदालत ने पहले ही इस छोटी शैतान को एक बुरा प्रभाव दिया था, और यह छोटी शैतान ऐसी थी जो एक व्यक्ति की गलतियों के लिए सभी को दोषी ठहराती थी। इसके अलावा छोटी शैतान के साथ तथ्यों और तर्क के बारे में बात करने की कोशिश करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए वे केवल काओ हो की बलि दे सकते थे। अंत में सभी बाहरी दरबार के बुजुर्गों और बाओ एयर की शत्रुतापूर्ण निगाहों के सामने काओ हो का चेहरा अंतहीन रूप से झुर्रीदार हो गया, जब उसने तलवार की पेटी वापस ले ली।
तलवार की छाती 1 मीटर से ज्यादा लंबी और 2 हथेलियों जितनी चौड़ी थी। यह बहुत बड़ी और पूरी तरह से काली थी और इसके सामने की तरफ प्रतीकों का एक अजीब सेट देखा जा सकता था। बाओ एर ने काओ हो के दर्द भरे चेहरे को अनदेखा किया और तलवार का बक्सा लेते समय मुस्कुराए। उसके बाद उसने इसे थोड़ा सा जांचा और फिर कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर यह प्रोफाउंड रैंक तलवारों से बना अर्धबेल तलवार गठन और मेरे दादा द्वारा तलवार गठन शिलालेख था, तो इसे बुरा नहीं माना जा सकता था। इससे पहले कि काओ हो कुछ कह पाता, उसने उस पर एक और वार करना जारी रखा। अपनी इस तलवार की पेटी को देखो। मैं इन 36 बेकार तलवारों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम गरीब हो। लेकिन मुझे इस शिलालेख के बारे में कुछ कहना है। इस प्रतीक को देखो, इसके निशान ढीले और धुंधले हैं। यह स्पष्ट रूप से एक अक्षम तावीज मास्टर का काम है और उसकी तकनीक मेरी अपनी तकनीक से भी कमतर है। संक्षेप में, तुम्हारी यह तलवार की पेटी एक बेकार चीज है। फिर भी तुम वास्तव में इतने अनिच्छुक थे। बाओ एर ने तुम्हें नीचा देखा। काओ हो को इतना गुस्सा आया कि उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे होने लगी। वह ऐसी बातें कैसे कह सकती है? क्रोध से न मरने के लिए काओ हो पलटा और चला गया। बाकी सभी बुजुर्गों ने दया से काओ हो को जाते हुए देखा और फिर उन्होंने बाओ र की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। वे वास्तव में कहना चाहते थे, अमीर छोटी लड़की, क्या तुम सच में सोचती हो कि हर कोई तुम्हारे सभी तावीज मास्टर्स जितना अमीर है? हालांकि उन सभी ने बहुत ही समझदारी से अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि अगर वे कुछ बोलेंगे तो उन्हें एक बार फिर नीची निगाह से देखा जा सकता है। बाओ एर ने काओ हो पर कोई ध्यान नहीं दिया जो गुस्से में था और जाने वाला था। उसने अपने हाथ में तलवार की पेटी को देखा और उसकी आंखें चमक उठी जब उसने कहा, भले ही यह तलवार की पेटी एक असली कचरा है, लेकिन छोटे मजदूर के लिए इसका इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। हाँ, एक बार जब वह बाहर आ जाएगा तो मैं इस तलवार की पेटी का इस्तेमाल उस छोटे आदमी के बदले में करूंगी। हे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।